जय हिंद साथियों, स्वागत है एक बार फिर से आपका अपना परिवार एफएमएससी ग्रुप डिस्कशन। दोस्तों, हर रोज की भांति एक बार फिर से आप सभी के बीच उपस्थित हो चुके हैं और आप सभी को पता है कि यहाँ पे डेली होमवर्क सीरीज के माध्यम से क्यूज करवाया जाता है और होमवर्क में आप सभी को बार बार कमेंट आता है होमवर्क क्या देते हैं और कहाँ पे दिया जाता है। तो सुन लीजिएगा, होमवर्क में आप सभी के बीच एक लुसेंट का बुक चलाया जाता है, उसके बाद एक सार संग्रह जो है महेश बनवाल का वो चलाया जाता है, उसके बाद एक करंट अफेयर का बुक चलाया जाता है, उसके बाद साइंस के लिए आप सभी के बीच दृष्टि का क्विक बुक चलाया जा रहा है और एक जो है रेलवे का एग्जाम जो पूछा गया एसपीटी का बुक होता है सामान्य ज्ञान, वो चलाया जा रहा है। तो इन सभी बुकों को एक नए तरीके से और नए सिरे से चलाया जा रहा है ताकि आप सभी का जो भी एग्जाम हो, बीपीएससी टायर 4 का एग्जाम या फिर बिहार दरोगा आने वाली वैकेंसी या फिर आप सभी देख सकते हैं बिहार एसएससी सीजीएल या बिहार एसएससी 12th लेवल का जो भी एग्जाम है, सभी का सिलेबस को देखते हुए एक मिक्स कंबाइंड क्यूज बनाया गया और इस क्यूज को अगर आप सभी लोग फॉलो करते हैं तो आप सभी एग्जाम में जाकर जीके का गर्दा उड़ा देने वाले हैं। और इस जीके को गर्दा तभी उड़ा पाइएगा जब आप क्यूज को क्वेश्चन जो होमवर्क दिया था उसको पढ़ के आइएगा, उसके बाद क्यूज करिएगा, तभी कर पाएंगे। तो ज़्यादा समय न लेते हुए, और आप सभी को पता होगा ये जो होमवर्क है आप सभी को टेलीग्राम और व्हाट्सएप का चैनल पर मिलता है। अगर आप व्हाट्सएप चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके अबाउट पे क्लिक कीजिएगा और वहां से आप यहाँ इसका लिंक मिलेगा और लिंक से ज्वाइन हो जाएगा। तो जल्दी ज्वाइन होइए और हमारे क्लास को फॉलो कीजिए, लाइक जरूर कीजिएगा और कमेंट जरूर कीजिएगा और देखिएगा क्लास कितना मजा आने वाला है आज। और क्लास इस मजेदार के साथ आज क्लास का स्टार्ट करने जा रहे हैं और आज का डेली करंट अफेयर से क्लास को स्टार्ट किया जा रहा है। तो बताना है आज का क्लास में क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन आज का कि हाल ही में भारत को एशिया प्रशांत प्रसारण विकास संस्था का अध्यक्ष चुना गया। और बताना ये जो एशिया प्रशांत प्रसारण विकास संस्था, इसका मुख्यालय कहाँ हो जाएगा? इसका कुलालामपुर हो जाएगा, कुलालामपुर हो जाएगा। सही जवाब हो जाएगा, कुलालामपुर हो जाएगा। और बता, ठीक है, कुलालामपुर हो जाएगा और सही राजधानी है, सही जवाब है। और बताना इसका स्थापना कब हुआ था? इसका स्थापना 1977 में, ठीक है। और बताइए इसमें जब स्थापना उसमें कितना देश शामिल है? अभी 45 देश हो जाएगा, 45 देश हो जाएगा। बहुत अच्छा जवाब है। बताना है अगला क्वेश्चन, खटाखट जवाब दीजिएगा कि आईफा अवार्ड 2025 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड किसे दिया गया? ये लापता लेडीज को। किसको दिया गया? लापता लेडीज को। और ये अवार्ड कहाँ पे वितरण किया गया? जयपुर, राजस्थान के जयपुर में वितरण किया गया। बहुत ही अच्छा जवाब है, खतरनाक जवाब है। अगला क्वेश्चन जवाब देना है कि रुपया के प्रतीक चिन्ह की जगह पे जो ना किस राज्य ने भाषाई चिन्ह को मतलब स्वीकार किया गया? ये तमिलनाडु के द्वारा अपना चिन्ह को स्वीकार कर लिया गया। बहुत अच्छा जवाब है। बता देना अगला क्वेश्चन है कि गोल्डन मरकरी अवार्ड 2025 से किसको दिया गया? ये दलाई लामा को किसको दिया गया? दलाई लामा को दिया गया। बहुत अच्छा जवाब है। बताना है अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में डीआरडीओ ने एकीकृत वायु रक्षा हथियार प्रणाली IADWS का पहला सफल परीक्षण कहाँ किया है? ये ओडिशा में किया। ओडिशा कहाँ से? चांदीपुर से क्या होगा? और एक चीज याद रखिए, डीआरडीओ जब भी अपना परीक्षण करता है तो ओडिशा के चांदीपुर से ही करता है, तो ध्यान रखिएगा। बताना अगला क्वेश्चन है, खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2025 का पदक तालिका में शीर्ष स्थान किसका है? ये इंडियन आर्मी, जिसे हम गर्व से कह सकते हैं भारतीय सेना के बारे में, और ये इंडियन आर्मी पहला स्थान अपना लेके आया है। सही जवाब हो जाएगा। और बता देना अगला क्वेश्चन है, पुरुष वर्ग में सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी के लिए हॉकी इंडिया बलबीर सिंह सीनियर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? ठीक है, हरमनप्रीत सिंह को, जो कि क्या है, हॉकी का कैप्टन भी हो जाएंगे, और हरमनप्रीत सिंह को ही दिया गया है। बहुत अच्छा जवाब है। बताना अगला क्वेश्चन बताना है कि हाल ही में भारतीय सेना ने सैन्य नागरिक एकीकरण अभ्यास समन्वय शक्ति 2025 का आयोजन कहाँ किया है? देखिए, दो जगह हुआ, असम और मणिपुर में। कौन सा शक्ति है? समन्वय शक्ति 2025। ये भारतीय सेना के द्वारा चलाया गया और असम और मणिपुर में चलाया गया। बहुत से जवाब हो जाएगा। और बताना मणिपुर में भी क्या लागू है? राष्ट्रपति शासन लागू है। और वहाँ पे कौन सा राज्यपाल है? अभी अजय भल्ला वही हो जाएगा। वहाँ क्या है? अभी राज्यपाल बन चुके हैं। बहुत अच्छे जवाब है। बता दीजिएगा अगला क्वेश्चन बताना है, जवाब दीजिएगा। राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन का सीईओ किसे नियुक्त किया गया? ये डॉक्टर शिव कुमार कल्याण रमन, डॉक्टर शिव कुमार कल्याण रमन को चुना गया। बहुत अच्छा जवाब है। बता दीजिए अगला क्वेश्चन बताना है कि हाल ही में क्षेत्रफल विस्तार के बाद भारत का दूसरा सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व कौन बन चुका है? ये सुंदरवन टाइगर रिजर्व। और सुंदरवन कहाँ पड़ता है? ये पश्चिम बंगाल का टाइगर रिजर्व होगा और सुंदरवन टाइगर रिजर्व हो जाएगा। और बताना है कि पहला जो है क्षेत्रफल के साथ सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व, सही जवाब है आंध्र प्रदेश का। कौन सा जाएगा? नागार्जुन सागर सेलम, जो कहाँ पड़ता है? ये आंध्र प्रदेश का हो जाएगा, जो भारत का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व है। कौन सा? क्षेत्रफल के आधार पर ये क्षेत्रफल में। और क्षेत्रफल में दूसरा कौन बन गया है? ये सुंदरवन बना, जो कहाँ है? पश्चिम बंगाल में हो जाएगा। बहुत अच्छा जवाब
जवाब है। बताना भारत टोटल जो टाइगर रिजर्व संख्या कितना हो गया है? 58 को टाइगर रिजर्व हो चुका है। और बताना 58वां टाइगर रिजर्व कौन सा हो जाएगा? ये माधव टाइगर रिजर्व हो जाएगा, जो कहाँ पड़ता है? मध्य प्रदेश में पड़ता है। और मध्य प्रदेश का कितने क्रम का है? तो 9वें क्रम का टाइगर रिजर्व हो जाएगा। बहुत अच्छा जवाब है। और बताना कि 56वां टाइगर रिजर्व कौन बना है? रातापान, सॉरी 56वां गुरु घासदास, गुरु घासदास छत्तीसगढ़ का। 57वां है रातापान, 57वां रातापान जो कि मध्य प्रदेश का ही पड़ जाएगा। अभी तो बताया 58वां, क्या बताएं? अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, बताना है अगला क्वेश्चन, आपसे जवाब देना है। खेलो इंडिया जो है ना पैरा गेम्स, ये कहाँ हुआ? अभी 2025 में दिल्ली में हुआ। और इसका शुभंकर क्या रहा? ये उज्ज्वला रहा। ठीक, नहीं गोरैया है, उज्ज्वला दूसरा क्या है? खेलो इंडिया पैरा गेम्स का गोरैया हो जाएगा। और उज्ज्वला है ना फेरो इंडिया बीच गेम का है, उज्ज्वला है बीच गेम का ये। ठीक है, बीच गेम का ठीक है। और खेलो इंडिया यूथ गेम कहाँ हुआ है? ये बिहार में हुआ, जो कितने क्रम का था? ये 7वें क्रम का हो जाएगा। सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, बहुत अच्छा जवाब है। बताना अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में पूरे देश में राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस 2025 में कब मनाया गया? ये 23 अगस्त को मनाया। और ये 23 अगस्त का दिन है, वही दिन है जिस दिन चंद्रयान 3 जो कहाँ पहुंचा था? चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव पहुंचा। और उस जगह को क्या नाम रखा गया? शिव शक्ति पॉइंट, जो यहाँ पे सॉफ्ट लैंडिंग हुआ चंद्रयान 3 का। और इससे पहले भी चंद्रयान 1 और 2 को भेजा गया था, यानी चंद्रयान 2 क्रैश लैंडिंग किया था और ये चंद्रयान 3 सॉफ्ट लैंडिंग किया। और जहाँ पे लैंड किया उसका नाम क्या रख दिया गया? शिव शक्ति पॉइंट रखा गया। और इसमें जो रोवर क्या था? प्रज्ञान हो जाएगा। सही जवाब हो जाएगा। और बताना जब चंद्रयान 3 को छोड़ा गया था तो किस यान से छोड़ा गया था इसको? LVM-3M4, LVM-3M4। और जो आप PSLV C57 बोले उससे आदित्य L1 को छोड़ा गया था। और ये सूर्य के लिए गया था, सब लिंगराज पॉइंट पे इसको छोड़ा गया था। बहुत अच्छा जवाब हो जाएगा। खतरनाक सा जवाब आप लोग का आ रहा है। अगला क्वेश्चन जवाब देना है। बताना है केंद्र सरकार ने MSME क्षेत्र के सूक्ष्म उद्योगों के लिए कारोबार की कितनी नई सीमा आधारित किया? ये सीमा देखिए, इसका जो MSME का 25 और 125 करोड़ हो जाएगा। और एक और होता है 10, 100 और 500। ठीक है, बताना अगला क्वेश्चन बता दीजिएगा। हाल ही में पहले खेलो इंडिया वाटर स्पोर्ट्स में पदक तालिका में किसने शीर्ष स्थान हासिल किया है? वाटर में ये मध्य प्रदेश द्वारा हासिल किया गया। और बताना ये जो वाटर वाला जो स्पोर्ट्स खेल जो हुआ है, ये किस जगह पे हुआ? ये जम्मू कश्मीर के डल झील में, जम्मू कश्मीर के डल झील में हुआ। और इसमें जम्मू कश्मीर के स्थान मिला 7वां स्थान। जिस तरह से यूथ गेम बिहार में हुआ था और बिहार का स्थान 15वां मिला था। और पहला स्थान कौन लेके चला गया? महाराष्ट्र लेके उड़ गया। और इसका शुभंकर क्या था? गज सिंह। शुभंकर हो जाएगा बिहार वाला, गज सिंह हो जाएगा। बहुत अच्छा जवाब है। और बता देना आप लोग, ये जो अभी खेलो इंडिया वाटर स्पोर्ट्स गेम हुआ है, इसका शुभंकर क्या हो जाएगा? हिमालयन किंगफिशर हो जाएगा, जो कि जम्मू कश्मीर का हो जाएगा। ये बहुत अच्छा जवाब है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। बता दीजिएगा अगला क्वेश्चन, ओडिशा में खोजी गई नई जंगली प्रजाति जिंगबर जगन्नाथी समूह, इसका संबंध किससे है? ये अदरक हो जाएगा, अदरक से इसका संबंध हो जाएगा। बता दीजिए अगला क्वेश्चन है, विंडहैम कैंपबेल पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? राणा दास गुप्ता को किया गया। और बताना अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय कैबिनेट ने किस राज्य की कोसी मोची इंट्रा स्टेट लिंक प्रोजेक्ट को मंजूरी दी है? ये बिहार का हो जाएगा। और बिहार का शोक नदी कौन सी है? कोसी नदी को ही बिहार का शोक नदी के नाम से जाना जाता है, जो अभी अपना कोसी अपना कहर दिखा रही है। मेरी तरफ जाइएगा क्षेत्र, मेरे हसनपुर क्षेत्र, थोड़ा उससे आगे जाइएगा, बाढ़ से पूरा बाढ़ का पानी चल रहा है उधर। बताना अगला क्वेश्चन आप सभी को बताना है, कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पादन निर्यात विकास प्राधिकरण नए क्षेत्रीय कार्यालय खोलने का प्रारंभ कहाँ करेगा? ये 3 जगह नया क्षेत्र खोलेगा अपना, पटना, रायपुर एवं देहरादून में यह स्थापित करने वाला। सही जवाब हो जाएगा। बता दीजिए अगला क्वेश्चन है, स्पेस एक्स ने पृथ्वी के ध्रुवों की परिक्रमा करने वाला पहला किस मानव मिशन को जो सफलतापूर्वक लॉन्च कर दिया? ये फ्रेम 2 कर दिया गया। और सही जवाब हो जाएगा। बताना है अगला क्वेश्चन, टाइगर ट्रंप, ये अभ्यास किसके बीच है? भारत और अमेरिका के बीच हो जाएगा। बहुत अच्छा जवाब है, भारत और अमेरिका के बीच हो जाएगा। सही जवाब हो जाएगा। बताइए, शार्ली बोचबे जो है राष्ट्रमंडल महासचिव बनने वाली पहली अफ्रीकी महिला बनी है। इसका संबंध किस देश से है? घाना से हो जाएगा। घाना का जी फॉर जर्मनी होता है, जी फॉर घनो होता है, ध्यान रखिए, घाना हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइएगा। अगला क्वेश्चन बताना आपको, हाल ही में केंद्र ने अगली पीढ़ी के सुधारों और विकास भारत विजन को आगे बढ़ाने के लिए किसके नेतृत्व में 2 पैनल गठित किया? ये राजीव गौबा, किसके गठन किया है? राजीव गौबा के नेतृत्व में 2 पैनल का गठन किया गया। बहुत अच्छा जवाब है। बताना खटाखट जवाब दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है,
बताइएगा मैक 9 की गति वाली जिरकोनिक हाइपरसोनिक मिसाइल का परीक्षण किसके द्वारा किया गया? ये रशियन यानी रूस के द्वारा किया। किसके द्वारा? रूस के द्वारा किया गया। बहुत अच्छे जवाब है। अगला क्वेश्चन रशियन पर ध्यान मत दीजिए, 6000 लग जाएगा। अगला क्वेश्चन बताना है, हाल ही में किस राज्य ने हाइपरलूप परिवहन प्रणाली के लिए किस आईआईटी मद्रास के स्टार्टअप TUTR लिमिटेड के साथ समझौता किया है? ये महाराष्ट्र सरकार द्वारा, महाराष्ट्र सरकार के द्वारा ये किया गया। ठीक है, सही जवाब हो जाएगा। बताना अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय वाणिज्यिक एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा स्टार्टअप महाकुंभ का आयोजन किया है? ये दिल्ली में। स्टार्टअप महाकुंभ कहाँ हुआ है? दिल्ली में हो जाएगा। सही जवाब हो जाएगा। बताना अगला क्वेश्चन, रेलवे स्टेशन पर सौर ऊर्जा संयंत्र लगाने वाला शीर्ष राज्य कौन है? ये राजस्थान ही हो जाएगा। उतना शून्य गरीबी P4 नीति पहल कौन शुरू किया? ये आंध्र प्रदेश द्वारा शुरू किया गया। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में 134वीं डुरंड कप ट्रॉफी 2025 किसने जीता है? ये नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड FC, नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड FC के द्वारा ये जीत लिया गया। 134वें क्रम का हो जाएगा। बहुत अच्छा जवाब है। बता दीजिएगा अगला क्वेश्चन है कि मित्र विभूषण जो है ना, ये कहाँ का होगा? ये श्रीलंका होगा, जो प्रधानमंत्री मोदी को दिया गया 22वां क्रम का ये हो जाएगा। सही जवाब है। बताइएगा कि हितेश गुलिया विश्व मुक्केबाजी कप 2025 में स्वर्ण पदक जीता है। ये पहले भारतीय बने। यह प्रतियोगिता हुआ कहाँ है? ब्राजील में हुआ। यह प्रतियोगिता कहाँ हुआ? ब्राजील में हुआ। तो दोस्तों आज का जो भी डेली करंट अफेयर बन रहा था सभी को अच्छे तरीके से करवा दिया गया। अब चल रहे हैं होमवर्क के माध्यम से जो भी दिया गया था वहां से क्विज करवाने। और आज हिस्ट्री में जो स्वतंत्रता संग्राम चल रहा है बहुत ही मजेदार टॉपिक है और मजा भी आने वाला, और हर एक टॉपिक में आज मजा आने वाला है। तो चलते हैं क्लास को एक मजेदार तरीका से लेने का प्रयास करते हैं। और आप लोग लाइक कमेंट जरूर कीजिए। क्लास कैसा लगता है एक बार जरूर कमेंट कर दिया कीजिए। अगर क्लास कमेंट करते हैं तो और बेहतरीन लेने का प्रयास करेंगे हम। बताना आप सभी को है ना, महात्मा गांधी जी ने कांग्रेस की एक बार अध्यक्षता किए थे, किस अधिवेशन के थे? सही जवाब हो जाएगा 1924 के बेलगांव अधिवेशन थे। इक्के को अधिवेशन किए थे, कौन सा? 1924 के बेलगांव अधिवेशन। और इसके जस्ट बाद 1924 के बाद क्या था? 1925। 1925 का अध्यक्षता कौन की थी? ये सरोजनी नायडू के द्वारा क्या किया? जो क्यों थी? प्रथम भारतीय महिला, प्रथम भारतीय महिला। और ये सरोजनी नायडू हो जाएगी जो कानपुर अधिवेशन के अध्यक्षता की थी। सही जवाब हो जाएगा। बताना है चंद्रशेखर आजाद का पूरा नाम क्या था? देखिए चंद्रशेखर आजाद, उनका पिताजी का नाम जोड़िएगा, उनका नाम पूरा हो जाएगा। इनका नाम था चंद्रशेखर सीताराम तिवारी। क्या था? चंद्रशेखर सीताराम तिवारी हो जाएगा। और पंडित किसे कहा था? पंडित जी को कहा था। चंद्रशेखर आजाद जी को ही पंडित जी भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन बताना है कि हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन का स्थापना कब और किसके द्वारा? 1924 ईस्वी में सचिंद्रनाथ सान्याल के द्वारा ही किया गया था। और जब इसमें लग जाएगा हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन का, इसका स्थापना कौन किया था? ये भगत सिंह के द्वारा किया गया था। और ये जो कब किया गया था? 1928। और इसमें जो है ना ये चंद्रशेखर आजाद है, इनका भी सहयोग था इनका स्थापना करने में। दोनों मिलकर ही किए थे। बताना है काकोरी ट्रेन एक्शन ये कब हुआ था? 9 अगस्त 1925 को हुआ था। और बताना है काकोरी ट्रेन जो ये कहां से कहां की ओर जा रही थी? सहारनपुर से लखनऊ की ओर जा रही थी। और 8 डाउन ट्रेन कौन थी? 8 डाउन ट्रेन थी। और इसमें रेलवे विभाग क्या जा रहा था? खजाना जा रहा था। और इस खजाने को क्या किया गया? इसको काकोरी नामक जगह पर लूट लिया गया। और इसी कारण से इसको काकोरी ट्रेन डकैती नाम दे दिया गया। सही जवाब हो जाएगा। और बताना है काकोरी ट्रेन जो एक्शन था, ट्रेन लूटने का जो ना विचार किसके मन में आया था? सही जवाब हो जाएगा राम प्रसाद बिस्मिल जी थे ना, इन्हीं के मन में आया था कि ट्रेन को लूट लेंगे। और अपना लोग भी लूटेंगे, कभी ट्रेन नहीं लूटेंगे। अगला क्वेश्चन बता देना है कि बताइएगा कि इसमें जो है कितने व्यक्ति को जो गिरफ्तार करके फांसी दे दिया गया था? 4 को व्यक्ति हो जाएंगे। देखिए राम प्रसाद बिस्मिल, राजेंद्र लाहौरी, रोशन सिंह हो जाएंगे और एक अशफाक उल्लाह खान हो जाएंगे। और इन सभी को फांसी कब दिया गया? 19 दिसंबर 1927 को। 2 साल के बाद फटाक से उसको फांसी दे देता था सरकार सब। 19 दिसंबर 1927 को फांसी दे दिएगा। और इसी काकोरी ट्रेन डकैती में किसको आजीवन कारावास सजा मिला था? सचिंद्र सन्याल को। सचिंद्र सन्याल को आजीवन कारावास सजा मिला था। और एक और व्यक्ति था जिनको 14 वर्ष को सजा मिला था, उसको मनमनाथ गुप्त हो जाएगा। कौन हो जाएगा? मनमनाथ गुप्त हो जाएंगे। और बताइएगा ये जो राम प्रसाद बिस्मिल जी थे, ये जब फांसी पर चढ़े तो क्या बोलते हुए चढ़ गए थे? ठीक है, मैं राज्य के पतन की इच्छा करता हूँ, मैं राज्य के पतन की इच्छा करता हूँ। और ठीक है, बहुत अच्छा जवाब है। बताना है कि चंद्रशेखर आजाद थे, इनका जन्म कब हुआ था? ये बता दीजिए। 23 जुलाई 1906 को इनका जन्म हुआ था। और बता दीजिएगा इनके माता का क्या नाम हो जाएगा? पंडित। देखिए ठीक है, इनके माता का नाम जगत रानी, जगरानी देवी। क्या हो जाएगा? जगरानी देवी हो जाएंगे। क्या आप बड़ा शांत मना है, शांति है, क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत है सर? अगला क्वेश्चन बताना है। सही जवाब हो जाएगा
ठीक है, ध्यान दीजिएगा कि अखिल भारतीय महिला संघ का स्थापना कब हुआ था? 1926 है। ये 1926 में। बहुत अच्छा जवाब, 1926 में। और बता दिया संभवतः, कैसे संभवतः पहले भारतीय मुसलमान कौन थे जो फांसी पर चढ़े थे? ये अशफाक उल्लाह खां थे। और ये किस केस में चढ़े थे? ये काकोरी ट्रेन केस में, काकोरी ट्रेन केस में ये इसको फांसी दिया गया। और संभवतः कहा जा रहा है कि ये पहले मुसलमान थे जो ये भारत में स्वतंत्रता के लिए क्या फांसी की सजा इनको मिली थी। सही जवाब हो जाएगा। बताना है अगला क्वेश्चन है, साइमन कमीशन ये भारत कब आया था? ये 3 फरवरी 1988 कहाँ आया था? ये बम्बई पहुंचा था। और साइमन कमीशन को क्या कहा था और किस नाम से? व्हाइट मैन कमीशन किसे कहते हैं? साइमन कमीशन को ही कहा जाता है। बहुत ही अच्छा जवाब है। स्पीड हो भी रहा है, अगर स्पीड हो रहा है तो बोलिए, स्लो कर देंगे। ठीक है ना? ठीक है, तो चलते हैं मजेदार तरीका से फिर लेते हैं क्लास। अगला क्वेश्चन बताना है, साइमन कमीशन का क्या कहा गया? व्हाइट मैन कमीशन कहा गया। और बता दीजिएगा कि जो ये बटलर कमेटी, इसका स्थापना कब हुआ? ये बटलर कमीशन का स्थापना 1927 में हुआ था। बहुत ही जवाब है। और ये बटलर कमीशन का मुख्य उद्देश्य क्या था? देखिए, भारत सरकार तथा देशी राज्यों के मध्य संबंध का सुधार करना। देशी राज्य था, देशी रियासत पहले समझते थे ना, देशी रियासत को ही मिलाकर राज्य बनाया गया है। तो उसी देशी रियासत और अंग्रेजी जो सरकार चला था, भारत सरकार, उसके बीच समन्वय स्थापित करना इसका किसका? बटलर कमीशन का। और बटलर कमीशन कब आया था? 1927 में आया। बता दीजिए अगला क्वेश्चन, महार सत्याग्रह किसके द्वारा चलाया गया? भीमराव अंबेडकर के द्वारा। कब चलाया गया? 20 मार्च 1927 को। 20 मार्च 1927 को चलाया गया। कौन सा आंदोलन? महार सत्याग्रह चलाया गया, महार सत्याग्रह। और देखिए बताते हैं, महार सत्याग्रह था ये महाराष्ट्र के क्षेत्र में चलाया गया। और वहां के जो है ना, वहां के जो छुआछूत लोग, जो छुआछूत के था, उन सभी को जो है पानी जो तालाब से पानी ले भरना, नहाने से क्या था, उस सब पर रोक लगाया जाता था। इसी को लेकर भीमराव अंबेडकर के द्वारा चलाया गया। कौन सा आंदोलन? महार सत्याग्रह चलाया गया। और याद है कि अगर भीमराव अंबेडकर के द्वारा अगर संविधान नहीं लिखा जाता तो अभी तक इतना जितना छूट मिला, शायद इतना छूट हम सभी को मिल भी नहीं पाता। और जो भी अछूत लोग, जिनको अछूत कहा जाता था और उनको भी सम्मान मिलने लगा, सम्मान शायद ही मिल पाता अगर भीमराव अंबेडकर अगर वो निचले मतलब जाति से नहीं आते तो इतना भी वो भी नहीं कर पाती। बात जाने, वो जो है वो ग्राउंड लेवल है, देखते हैं ना, ग्राउंड लेवल पर वो जो ग्राउंड लेवल सब कुछ देखे हुए थे, अपना जीवन में सब कुछ देखे, तो इसीलिए वो जो देखे, इस कारण से वो इतना विस्तार कर पाया अपना संविधान में। तो चलते हैं आगे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। बताना है कि भीमराव अंबेडकर जो थे, ये मनु स्मृति का सार्वजनिक दहन ये कब किए थे? इसका डेट बताना है। इसको 25 दिसंबर 1927 को ही किए थे। 25 दिसंबर 1927 को महार गांव में क्या कहते हैं, सार्वजनिक दहन कर दिए थे। अगला क्वेश्चन बताना, नेहरू रिपोर्ट को जो है ना अंतिम रूप से स्वीकार कब किया गया था इसको? ठीक है, 1928 में आयोजित सर्वदलीय सम्मेलन में। कौन सा सम्मेलन? सर्वदलीय सम्मेलन। और बताना सर्वदलीय सम्मेलन की अध्यक्षता कौन कर रहा था? सही जवाब है डॉक्टर अंसारी। डॉक्टर अंसारी के द्वारा ही किया जा रहा था। बहुत से जवाब हो जाएगा। बताना है अगला क्वेश्चन है, बताइएगा कि लाला लाजपत राय का मृत्यु जन कब हो गया था? ठीक है, 30 अक्टूबर 1928 को। और तो ये लाहौर में जो है ना साइमन कमीशन के विरुद्ध में जो है ना, ये विरुद्ध में क्या कर रहे थे, ये आंदोलन कर रहे थे। और उसी में जो वहाँ के सिपाही के द्वारा लाठी चार्ज किया गया और इनको लाठी सर पे जाकर लगी और इनको क्या हुआ, ये घायल हो गए। और कुछ दिनों के बाद ये इनका क्या हुआ, निधन हो गया था। सही जवाब। और 30 अक्टूबर 1928 का डेट था वो। अगला क्वेश्चन बताना, साइमन कमीशन का बहिष्कार न करने वाले 2 दल था, उस दल का नाम बताइए। सही जवाब है, एक और था, देखिए एगो जस्टिस होगा, जस्टिस पार्टी और पंजाब यूनियनिस्ट पार्टी। पंजाब यूनियनिस्ट एवं जस्टिस पार्टी, ये दोनों था ना। साइमन कमीशन का बहिष्कार नहीं किया था, इसका मतलब समझ सकते हैं आप लोग, उसका समर्थन कर रहा होगा वो। अगला क्वेश्चन बता देना है कि भगत सिंह के नेतृत्व में जो है ना पंजाब क्रांतिकारियों ने ये जो कप्तान जो सैंडर्स था, इसको गोली मार कर हत्या किस तिथि कर दिया था? ये 1928 17 दिसंबर 1928 को सैंडर्स की गोली मार क्या हत्या कर दिया गया था। सही जवाब हो जाएगा। और बताना किस बिल के पास होने के विरोध में है ना, ये सुनिए पहले से, किस बिल के पास होने के विरोध में भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त जो है असेंबली में बम फेंक दिए थे। ये पब्लिक सेफ्टी बिल, और पब्लिक सेफ्टी बिल पास होने के विरोध में ही फेंका गया था। और डेट क्या था इसका फेंकने का? 8 अप्रैल 1929 को बम फेंका गया था। और जब ये बम फेंके थे ना, एक पर्चा भी फेंके थे उसके साथ। उस पर्चा में क्या लिखा था? देखिए, सही जवाब हो जाएगा। देखिए, इन्होंने उस पर्चा में लिखा था कि हमारा उद्देश्य न किसी का जान लेना नहीं, बल्कि बहरों तक अपनी आवाज पहुंचाना। जिस तरह से भी आप लोग देखते हैं हमारी सरकार कभी कभी बहरे बन जाती है, तो उस तक आवाज पहुंचाने के लिए हम लोग को आंदोलन करना पड़ता है। जैसे भी आंदोलन चल रहा होगा दिल्ली में, रामलीला मंदिर में जो रामलीला मैदान है,
रासलीला मैदान, उसमें जो हमारे टीचर के द्वारा चलाया जा रहा है, उसी तरह उस समय भी क्या करा, उसी समय में लिखा गया बहरे को आवाज सुनाने के लिए बम फेंका जाता था। इस समय हम लोग अहिंसा का चलते हैं, उसमें अहिंसा नहीं चलते हैं, उस समय अहिंसा का पालन सब नहीं करता था। अगला क्वेश्चन बताना है भगत सिंह एवं बटुकेश्वर दत्त के बम फेंकने के समय में असेंबली का अध्यक्ष कौन था? ये विट्ठल भाई पटेल हो जाएगा। सही जवाब है विट्ठल भाई पटेल हो जाएगा। हमको लग रहा है स्पीड हो जा रहा है क्या? कमेंट आता है उधर से स्पीड का, इसलिए बोल दे रहे हैं। अगला अच्छा, अगर स्पीड ज्यादा लगेगा तो थोड़ा सा कम कर लीजिएगा, मैनेज कीजिएगा। अगला क्वेश्चन बताना है कि कांग्रेस किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का लक्ष्य रखा गया था? सही जवाब हो जाएगा 1929 के लाहौर अधिवेशन रखा गया। और लाहौर अधिवेशन अध्यक्षता कौन कर रहे थे? JL नेहरू, जवाहरलाल नेहरू के द्वारा ही किया जा रहा था। और बताइएगा कि जवाहरलाल नेहरू ने जो है ना, कब जो है ना, किस दिन जो है ना 12 बजे रात को रावी नदी तट पर नवगठित झंडा फहराया था ये तिरंगा को? ठीक है, 31 दिसंबर 1929। ठीक है, 31 दिसंबर 1929 को जवाहरलाल नेहरू जो थे रात के 12 बजे में रावी नदी के तट पर जो नवगठित तिरंगा झंडा को फहरा दिए थे। और उसी दिन से घोषणा किया गया क्या, 26 जनवरी 1930 को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाएगा। और प्रत्येक 26 जनवरी को क्या स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाता था पहले, और उसी को याद करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। बहुत अच्छा जवाब हो जाएगा। और अभी जल्दी अभी कुछ दिन पहले स्वतंत्रता दिवस मनाए हैं 15 अगस्त को। चलिए अगला क्वेश्चन बताना है कि दांडी मार्च का शुरुआत कब किए थे गांधी जी? 12 मार्च 1930 को किए थे। बहुत से जवाब है, बताइएगा गांधी जी जब कितने अपने साथी के साथ ये शुरू किए थे? 78 अपने साथ, 78 अनुयायी अपने साथी कहिए। और जब पूछेगा गांधी जी के सहित तब क्या होगा? तब 79 लगाना। देखिए क्वेश्चन पूछता है गांधी जी ने कितने सहयोगी के साथ शुरू किया? 78 होगा। और गांधी जी के सहित पूछेगा तो क्या होगा? 79 होगा। और टोटल कितना किलोमीटर दूर जाके 322 किलोमीटर चले और दांडी पहुंच गए। और दांडी और क्या कितना घंटा लगा, कितना दिन में पहुंचे थे? ये 24 दिन लगा इनको जाने में। और 24 दिन बाद दांडी पहुंचे और 5 अप्रैल को पहुंचे थे। और 5 अप्रैल को ही पहुंच गए थे। देखिए यहाँ पे दिया हुआ, सुनिए ना बात को। 5 अप्रैल को पहुंचे थे और उसको क्या दांडी नमक सत्याग्रह को तोड़ दिया। और उसका 6 अप्रैल 1930 से कौन सा आंदोलन स्टार्ट कर दिए? सविनय अवज्ञा आंदोलन को स्टार्ट कर दिए। सही जवाब हो जाएगा। और बताना है कि गांधी जी के सविनय अवज्ञा आंदोलन की तुलना नेपोलियन के जो है ना, नेपोलियन के एल्बा से पेरिस यात्रा से कौन किया है? सुभाष चंद्र बोस द्वारा तुलना किया गया था। गांधी जी की जो है दांडी मार्च, इसका तुलना गांधी जी की सविनय अवज्ञा की तुलना किया गया था। नेपोलियन के एल्बा से पेरिस की यात्रा की तुलना किया गया था। सही जवाब हो जाएगा। अभी देखिए कितना मजा आने वाला। अगला क्वेश्चन बता, दांडी यात्रा के दौरान जो कौन सी ऐसी महिला थी जो गांधी जी को आंदोलन को केवल पुरुष तक सीमित रखने के लिए न राजी किया था? देखिए अभी याद रखिए, अभी कमला देवी चल रही रील्स। कमला देवी जो है सुनते होंगे हमारा नाम कमला देवी, मेरे ही इधर के हैं, हमारे जहाँ हसनपुर रहते थे बस वहीं घर बगल में ही है, तो वहीं की कमला देवी है। और कमला देवी से ही याद रखिएगा, कमला देवी चट्टोपाध्याय थी। हाँ मेरे हसनपुर के हैं वो। और ये जो है अभी वायरल चल रहे हैं आजकल, वो मेरे ही क्षेत्र के हो जाएंगे। तो उनका जो सुन लीजिएगा, कमला देवी चट्टोपाध्याय जी हो जाएंगे। उस समय वो भी वायरल थे और गांधी जी को बोलते थे क्या, इसको अगर गांधी जी को वो कहना था कि अंग्रेजों के सामने हम लोग के लिए चलिए, क्या करेंगे? महिला को पीछे ना छोड़िए। ठीक है, महिला वही कहने का मतलब हुआ, मतलब गांधी जी की ये बोलती थी कमला देवी चट्टोपाध्याय क्या कि ये जो आपका आंदोलन है इसको महिला मतलब पुरुष तक ही सीमित ना रखिए, इसमें महिला को भी शामिल कीजिए। उनका कहने का मतलब ये हो जाएगा। चलिए तो थोड़ा मजाक मस्ती होते रहता है, इस पर ध्यान नहीं दीजिएगा और क्लास क्वेश्चन पर ध्यान दीजिएगा और मस्ती करते हुए याद कीजिए क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन बताना है कि नमक सत्याग्रह के दौरान जो बिहार के लोगों ने कि नमक बनाने के साथ साथ किस और आंदोलन का विरोध किया था? ये चौकीदारी कर का विरोध। किस कर का विरोध किया? चौकीदारी कर का ही विरोध किया था। सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, और बता देना अगला क्वेश्चन बताना, खतरनाक जवाब दीजिएगा कि गांधी इरविन पैक्ट ये कब हुआ था? दोनों डेट याद रखिए, 4 या 5 मार्च, 4 मार्च या 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन क्या हुआ था? पैक्ट हुआ था। और इसके बाद गांधी ने किस आंदोलन को बंद कर दिए थे? सविनय अवज्ञा आंदोलन को बंद कर दिए थे। और इसके बाद ही क्या क्या अब बताना, जो गांधी इरविन समझौता हुआ था इसको किस अन्य नाम से जानते हैं? सही जवाब है, दिल्ली समझौता के नाम से भी जाना जाता है। बहुत ही अच्छा जवाब है। बताना 1931 में जो कराची अधिवेशन इसका अध्यक्षता कौन किया था? सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा किया गया। और इसमें किस अधिकार का मांग किया गया था?
मूल अधिकार का, और मूल अधिकार का मांग करने वाले कौन थे? JL नेहरू, जवाहरलाल नेहरू हो जाएंगे। सही जवाब हो जाएगा, बहुत अच्छा जवाब है। और बताना है गांधी जी ने किस कांग्रेस के किस अधिवेशन में कहे थे गांधी मर सकता लेकिन गांधीवाद नहीं? 1931 के कराची अधिवेशन। देखिए इस सब क्वेश्चन थोड़ा अंदर से होता है, ऐसे पूछ लेता है गांधी जी ने किस अधिवेशन में कहा था गांधी मर सकता लेकिन गांधीवाद नहीं मर सकता? ये 1931 के कराची अधिवेशन में कहा था, और उसका अधिवेशन का अध्यक्षता कौन कर रहे थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल कर रहे थे। बहुत अच्छा जवाब हो जाएगा। बताना अगला क्वेश्चन है कि गांधी जी ने कांग्रेस किस अधिवेशन में भाग लिए थे? 1924 के बेलगांव अध्यक्षता किए थे। हम क्वेश्चन ये पूछ रहे थे कि किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे, ये बताना है। ये गांधी जी ने दूसरा गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे, और बताना है कि दूसरा गोलमेज सम्मेलन का डेट क्या था? सही जवाब है 7 सितंबर 1931 को हुआ था। जब बताइए गांधी जी जो इसमें भाग लेने के लिए गए थे किस जहाज से गए थे? SS राजपुताना नामक जहाज से गए थे। और रुके कहाँ थे ये? ठीक है, बंदरगाह पहुंचे थे। वापस किस जहाज से आए थे? बेसेंटियान, इटली के बेसेंटियान नामक जहाज से वापस आ गए थे। बताइए प्रथम गोलमेज सम्मेलन का डेट क्या हो जाएगा? 12 नवंबर। ठीक है, 12 नवंबर 1930 हो जाएगा। और तृतीय 1931। देखिए बता दे रहे हैं तीनों का डेट। ठीक है, हो गया। अब बता रहे सुनिएगा, इसका डेट हो जाएगा गोलमेज का डेट 12, 7, 17, और इसका महीना हो जाएगा नवंबर, सितंबर, नवंबर, सितंबर, नवंबर है। सही तो आप बोल रहे हैं। नवंबर, सितंबर, नवंबर हो जाएगा। और इसका 30, 31, 32 का ईस्वी हो जाएगा, यानी कि 12 नवंबर क्या होगा? 12 नवंबर 1930 में हुआ था प्रथम, 7 सितंबर 1931 को क्या द्वितीय हुआ था, और क्या हुआ? 17 नवंबर 1932 को तृतीय गोलमेज सम्मेलन हुआ। ऐसे याद रखिएगा। चलिए बताना है तीनों गोलमेज सम्मेलन में इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? रैमजे मैकडोनाल्ड। और यही ना सांप्रदायिक पंचायत घोषणा किया था कौन? रैमजे मैकडोनाल्ड के द्वारा घोषणा किया गया था। 1932 में हुआ था। अगला क्वेश्चन बताना है कि तीनों गोलमेज सम्मेलन में अछूतों का नेतृत्व कौन किया था? ये भीमराव अंबेडकर के द्वारा ही किया गया। बहुत ही जवाब खतरनाक जवाब है। अगला क्वेश्चन जवाब देना है कि दूसरा गोलमेज सम्मेलन जब असफल हो गया था तो गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन दोबारा स्टार्ट कब कर दिए थे? 3 जनवरी 1932 को कर दिए थे। और बताना सविनय अवज्ञा आंदोलन को अंतिम रूप से वापस कब लिया गया? 7 अप्रैल 1924। कौन सा डेट है? 7 अप्रैल 1934। ठीक, 24 बोल दिए थे, 34 होगा। 7 अप्रैल 1934 को यह पूर्णतः वापस ले लिया गया था। सही जवाब हो जाएगा। बताना है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान जो है ना पठान सत्याग्रही पर गोली चलाने से इनकार कौन कर दिया था? गढ़वाल राइफल। कौन राइफल था? गढ़वाल राइफल। ये कहा था हम नहीं चलाएंगे गोली। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान। बताना है सुखदेव, भगत सिंह एवं राजगुरु को फांसी किस तारीख को मिला था? 23 मार्च 1931 को दे दिया गया था। और अगला क्वेश्चन है कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन कब हुआ? मई 1934। कौन सा? मई 1934। देखिए इसका महीनों याद रखिए, कभी कभी दे देगा मार्च 1934, मई 1934 देगा फर्स्ट, इसलिए होगा मई 1934 में हुआ था। सही जवाब हो जाएगा। बताइए अखिल भारतीय किसान सभा का प्रथम सम्मेलन कब हुआ था? ये 1936 में 1936 में कहाँ हुआ? लखनऊ। और इसका अध्यक्ष कौन थे? सही जवाब है स्वामी सहजानंद सरस्वती हो जाएंगे। और इसका महासचिव कौन थे? ठीक है, NG रंगा हो जाएंगे। बताना अगला क्वेश्चन है कि हुंकार नामक पत्रिका का प्रकाशन कौन किए थे? स्वामी सहजानंद सरस्वती। और इसका प्रकाशन कहाँ से किए थे? ये पटना से किया थे। पटना से किया गया था। और बताइए और कैसा पत्रिका था ये? किसान आंदोलन पत्रिका था ये, किसान आंदोलन। और बताना है कि सही जवाब ऐसे पूछता है कि हुंकार पत्रिका का संबंध किससे है? तो किसान आंदोलन से जाएगा। ऐसे घुमा के पूछ लेगा, और ऐसे घुमा के याद करवा देंगे सबको, टेंशन नहीं लीजिए। अगला क्वेश्चन बताना है कि राहुल संकीर्त्यानंद जो है इस साप्ताहिक पत्रिका का संपादन कब बने? संपादक ये 1942 से बन गए थे। तो दोस्तों आज जो भी हिस्ट्री का होमवर्क दिया गया था इसको अच्छे तरीके से करवाने का प्रयास किए हैं। कैसा लगा तो बताइएगा। और थोड़ा बहुत इधर उधर होते रहता है, उसको ध्यान नहीं दीजिएगा, क्वेश्चन पे ध्यान दिया कीजिएगा हमेशा। अब चलते हैं ज्योग्राफी की और इंडियन ज्योग्राफी, जो कि आप सभी को पता होगा स्वतंत्रता संग्राम और भारतीय जो ज्योग्राफी है ये बीपीएससी का टीचर का टायर 4 आने वाला, उसमें यहीं से क्वेश्चन उठाया जाएगा और इसी तरीके से याद करवाने का प्रयास करेंगे। अगर आप लोग इस क्लास को अगर फॉलो करते हैं तो आप सभी लोग एग्जाम को नस्त नाबूद कर दीजिएगा। तो चलते हैं आज हम फिर से मिट्टी की ओर। और बताना भारत में जो है ना मिट्टी पाई जाती है, कितने प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? 8 प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। और मिट्टी का अध्ययन क्या कहलाता है? पेडोलॉजी, या फिर इसको मृदा विज्ञान कहते हैं हिंदी में। मृदा विज्ञान या फिर पेडोलॉजी कहा जाता है। सही जवाब हो जाएगा। और बता देना है कि अगला क्वेश्चन है
जलोढ़ मृदा जो है भारत में कितना परसेंट भाग पाया जाता है? ये 40% भाग पर पाया जाता है। पता ना जलोढ़ मृदा में किसकी बहुलता पाई जाती है? पोटास की बहुलता। और किसकी कमी होती है? नाइट्रोजन, फास्फोरस और ह्यूमस। देखिए भारत में जितना मृदा है सब में ह्यूमस कमी होता है, तो ह्यूमस रखने कमी आएगा तो ह्यूमस से मारिएगा। लेकिन देखिए इसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस एवं ह्यूमस की क्या होता है? कमी होता है जलोढ़ मृदा में। बताना अगला क्वेश्चन है, जलोढ़ मृदा कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की, एक खादर और एक उपांगर होती है। और पुरनका जलोढ़ मृदा क्या कहेंगे? उपांगर कहेंगे, और नया वाला को खादर कहेंगे। और बताइए जलोढ़ मृदा का निर्माण कैसे होता है? नदी से आता है। बहाव के द्वारा, जल के बहाव के द्वारा। जब भी कोई बाढ़ आता है तो दूसरे जगह से नया नया मिट्टी और मिट्टी मिक्स होते हुए अपने क्या दूसरे क्षेत्र में जाता है, और जब वो दूसरे क्षेत्र में जाता है तो वहाँ वो उपजाऊ अधिक होता है, उपजाऊ अधिक होता है। ठीक है, और इसको कछाड़ी मिट्टी भी कहा जाता है। ठीक है, नया वाला को खादर बोलते हैं, उसी को कछाड़ी भी कहा जाता है। मतलब उर्वरता की दृष्टिकोण से काफी अच्छी मानी जाने वाली मिट्टी कौन है? ये जलोढ़ मिट्टी हो जाएंगे। सही जवाब है। बताना है कि काली मिट्टी का निर्माण किस चट्टान के टूटने फूटने से? बेसाल्ट चट्टान के टूटने फूटने से। बताना कितना क्षेत्र पर काली मिट्टी पाया जाता है? तो बता सकते हैं, इसमें नहीं दिया हुआ। 18% भाग पर, 18% क्षेत्र पर पाया जाता है। और एक होता है लाल मिट्टी, ये कितना परसेंट पर? ये 15% भाग पर। ये तीनों को याद रखिए, पूछ दिया था एग्जाम में, हमरा गलती हो गया था। इसमें देखिए काली मिट्टी का 18% और लाल मिट्टी का 15% हो जाएगा, इसको ध्यान रखिएगा। चलते हैं, बताना है अगला क्वेश्चन है कि काली मिट्टी में जो है किसकी बहुलता पाई जाती है? आयरन, चूना, एल्युमिनियम और मैग्नीशियम, ये सभी क्या होता है? बहुलता पाया जाता है। और बताना काली मिट्टी का रंग काला किस कारण से होता है? ठीक है, टिटेनिफेरस मैग्नेटाइट एवं है ये क्या जगह? ये जीवाश्म। देखिए टिटेनिफेरस मैग्नेटाइट एवं जीवाश्म की उपस्थिति के कारण मिट्टी का रंग क्या होता है? काला होता है। और एक बात और कहना है, काले हैं तो क्या हुआ? दिलवाले हैं। इसी तरह से मिट्टी पे ध्यान देते रहिए। अगला क्वेश्चन बताना है, काली मिट्टी में किस फसल का उपज अधिक होता है? कपास का उपज अधिक होता है। और काली मिट्टी को और किस नाम से जानते हैं? रेगुर मिट्टी। और इसे काली कपासी मृदा भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें कपास का उत्पादन अधिक होता है, इसी वजह से इसको काली कपासी मृदा भी कहा जाता है। बताइए काली मिट्टी जो किस क्षेत्र में पाया जाता है? राज्य का नाम बताइए। महाराष्ट्र। देखिए महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, पश्चिमी क्षेत्र, ओडिशा में भी कुछ क्षेत्रों में, कर्नाटक में भी पाया जाता है। इस आंध्र प्रदेश के भी कुछ क्षेत्र में। बताना है कि राजस्थान का 2 जिला उसमें भी काली मिट्टी पाया जाता है। कौन सा हो जाएगा वो? बूंदी एवं टोंक। बूंदी एवं टोंक, एगो बूंदी लड्डू भी होता है जब पूजा करते हैं, चढ़ाते होंगे। बूंदी एवं एगो टोंक, ये जो है क्या होगा? राजस्थान का जो क्षेत्र है वहां पे पाया जाता है। ये बताना लाल मृदा है, लाल मृदा में जो है ना, ये लाल मृदा किसके विघटन से निर्माण होता है? ये लाल मृदा जो किससे बना है? ये रवेदार एवं कायांतरित शैलों से बना हुआ हो जाएगा। ये बताइएगा लाल मिट्टी का रंग लाल होता है किसके कारण से? ये लोहे के ऑक्साइड। सही जवाब है, आयरन बोलिए या फिर लौह बोलिए। हिंदी में बोलिएगा तो लौह बोलिएगा, इंग्लिश में बोलिएगा तो आयरन बोलिएगा। यानी कि लौह ऑक्साइड के कारण क्या होता है? लाल मिट्टी, इसका लाल होता है रंग। सही जवाब हो जाएगा। और बताइए जब लाल मिट्टी जल योजित होता है तो कैसा दिखाई पड़ता है? ये पीला कलर का दिखाई पड़ता है, पीला कलर का। ऐसा समझिएगा तो उधर सब दिखाई पड़ेगा पीला वाला, पहाड़ी क्षेत्र। बताइएगा कि इसकी जो प्रकृति होती है लाल मिट्टी की प्रकृति कैसी प्रकृति होती है? ये अम्लीय प्रकृति होती है, अम्लीय प्रकृति हो जाएगी। और बताना है कि लाल मिट्टी जो है ना, लाल मिट्टी में किसका इस्तेमाल करके है इसको उर्वरता बनाई जाती है? चूना का प्रयोग करके बनाया जाता है। और बताइएगा ये जो लाल मिट्टी किसके लिए, फसल के लिए इसमें उगाया जाता है? इसमें लाल मिट्टी में काजू नहीं होता है, इसमें कपास, गेहूं, दालें, मोटे अनाज यही सब उगाया जाता है। और बताइएगा काजू है ना, लेटराइट में स्पेशल होता है, लाल मिट्टी में काजू होबे नहीं करेगा, होता है। अरे लेटराइट मिट्टी में होगा। अरे बहुत सारा चीज है ना जो सब मिट्टी में देखते नहीं है कि नहीं, वैसे हो सकता है। देखिए विशेष कर जो है ना लाल मिट्टी नहीं है काजू के लिए, लेटराइट मिट्टी है काजू के लिए। आप देख लीजिए हम भी दुर्गा की एग्जाम दिए, उसमें हम सेट मारे हुए हैं, हम खुद जो सेट इसके बारे में बोल रहे हैं। लाल मिट्टी टेंशन नहीं होगा, लेटराइट मिट्टी होगा। क्या गलती ले रहे हैं? लेटराइट ही होगा। आप जाके 10 किताब उल्टाइएगा, लेटराइट ही होगा। चलिए शांति बनाइए, शांति बनाइए, शांति। अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा। बताना है इसकी प्रकृति अम्लीय होती है और इसको अम्लीयता कम करने के लिए क्या बनाते हैं? इसमें चूना का प्रयोग करते हैं। चूना दिया हुआ, चूना का इस्तेमाल भी किया था उर्वरता बढ़ाने के लिए, और जिप्सम का भी प्रयोग किया था। ठीक है, बता दीजिए। अगला क्वेश्चन है कि बताइएगा ये जो लाल मिट्टी है उर्वरता की दृष्टि, इसमें उर्वरता की दृष्टि क्या माना जाता है? इसको बंजर भूमि माना जाता है। उर्वरता विहीन एवं बंजर भूमि के रूप में यह पाया जाता है। बता दीजिए अगला क्वेश्चन है, इसमें किसकी कमी पाई जाती है लाल मिट्टी में? नाइट्रोजन, फास्फोरस और ह्यूमस। वही बोले ना, ये सब कमी पाया जाता है नाइट्रोजन, फास्फोरस और ह्यूमस का। बताइए अगला क्वेश्चन है, उच्च ताप और भारी वर्षा वाले क्षेत्र में कैसी मिट्टी पाई जाती है? लेटराइट मिट्टी। जहां पे खूब वर्षा होगा वहां पे कौन सा मिट्टी पाया जाएगा? लेटराइट मिट्टी पाया जाता है। सही जवाब हो जाएगा। और बताना है अगला क्वेश्चन है
कि लेटराइट मिट्टी में जो है ना कौन सा यौगिक भरपूर मात्रा में पाया जाता है इसमें? पोटास है। देखिए लोहे का ऑक्साइड एल्यूमिनियम यौगिक ये जो है ना भरपूर मात्रा में पाया जाता है इसमें। बताइए अगला क्वेश्चन है कि लेटराइट मृदा में किसकी कमी होती है, किस पदार्थ की बताइएगा? जैव पदार्थ, नाइट्रोजन, फास्फोरस, कैल्शियम, ये सब क्या होता है? कमी होता है। और बता दीजिए अगला क्वेश्चन, लेटराइट मृदा सामान्यतः किस क्षेत्र में पाया जाता है? ये कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश और ये पहाड़ी क्षेत्र में ही पाया जाता है। बता दीजिए अगला क्वेश्चन है कि बताइएगा कि लेटराइट मृदा जो कितने प्रकार का होता है ये बताना आपको। ये 3 प्रकार का होता है। 3 प्रकार का, देखो लाल लेटराइट, सफेद लेटराइट, अगर भूमिगत जलवायु लेटराइट हो जाएगा। और बताइए गहरी लाल लेटराइट है, इसमें किसकी बहुलता पाई जाती है? इसमें लौह ऑक्साइड एवं पोटास, ठीक है, लौह ऑक्साइड एवं पोटास की बहुलता पाई जाती है। और ये किस क्षेत्र में मिलता है? ये तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश के उसी सब क्षेत्र में मिलता है, ठीक है। बताना है अगला क्वेश्चन है कि लाल मिट्टी की उर्वरता कैसी होती है? कम होती है, लेकिन खेती इसमें होता है। और सबसे कम उर्वरता किस लेटराइट में होता है? ये सफेद लेटराइट में। बताना सफेद लेटराइट का रंग किस कारण से सफेद होता है? केओलिन के कारण, ठीक है, केओलिन के कारण क्या होता है? सफेद हो जाएगा। और बताना सबसे अधिक उर्वरता किस लेटराइट में होता है? ये लाल में होता है। इसमें जो है ना इसका बोला था भूमिगत लेटराइट, भूमिगत वाला में हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। पता है लेटराइट मिट्टी में जो किस फसल का खेती होता है? इसमें काजू, देखिए इसमें चाय, इलायची, काजू, इस सब का खेती होता है। चाय, इलायची, इस सब का खेती कहाँ होता है? लेटराइट मृदा में होता है। याद रखिएगा लेटराइट मृदा में काजू, चाय, इलायची ये सभी खेती के लिए प्रसिद्ध है, लेटराइट मृदा हो जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन, आप फिर वहीं पे फंसे हुए, आप गलती कर लीजिए क्वेश्चन, आप इसको जाकर क्लियर कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन बताना है, अगला सर्च कीजिए। अगला क्वेश्चन बताना है शुष्क मृदा जो है, शुष्क मृदा को है संरचना में कैसी होती है? शुष्क मृदा संरचना में क्या होता है? बलुई होती है और प्रकृति में लवणीय होती है। प्रकृति में लवणीय होती है। डिस्कशन बाद में कर लीजिएगा इसके बाद। ठीक है अगला क्वेश्चन चलते हैं। बताइएगा लाल लेटराइट होता है, लेटराइट में भी लाल लेटराइट होता है, सफेद, हम वो कह रहे हैं आपको। लेटराइट का प्रकार 3 को होता है। अगला क्वेश्चन आपको बताना है, बताइएगा लवण मृदा, लवण मृदा जो है ना इसको क्या कहते हैं? और उसको ऊसर मृदा भी कहा था। लवण मृदा को ऊसर मृदा भी कहा जाता है, सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताना है कि लवण मृदा इसमें किसकी कमी पाई जाती है? नाइट्रोजन एवं चूने की कमी पाई, नाइट्रोजन एवं चूना की कमी पाई जाती है। पता है लवण मृदा किस क्षेत्र में पाया जाता है? ये पश्चिमी गुजरात, पश्चिम बंगाल, सुंदरबन डेल्टा इसी सब क्षेत्र में यह पाया जाता है। मतलब हरित क्रांति वाले क्षेत्रों जो है किस कारण से जलोढ़ मृदा के बनती जा रही है? ये अत्यधिक सिंचाई के कारण, अत्यधिक सिंचाई के कारण क्या बन रही है? जलोढ़ मृदा बनती हुई जा रही है। और बताना है कि बताइएगा कि इस समस्या से निपटने के लिए खास करके पंजाब और हरियाणा में क्या चीज डालने की सलाह दिया जाता है? ये जिप्सम डालने का सलाह दिया जाता है। तो चलते हैं अब जो लुसेंट में आपका लास्ट टॉपिक बच चुका है जो विविध का दिया गया था। तो बताना है विविध से क्वेश्चन बताना है। संयुक्त राष्ट्र के पहले महासचिव कौन हो जाएंगे? रिक बेली हो जाएंगे, जो कहाँ से थे? ये नॉर्वे के हो जाएंगे। बता देना अगला क्वेश्चन, अंतरराष्ट्रीय न्यायालय का जो है ना स्थापना कब किया गया था? 3 अप्रैल 1946, 3 अप्रैल 1946। और इसका मुख्यालय कहाँ हो जाएगा? द हेग में हो जाएगा, जो नीदरलैंड में पड़ता है। बहुत सा जवाब है। बताएं अंतरराष्ट्रीय न्यायालय के संविधान में कितना अध्याय है? 5 अध्याय। और अनुच्छेद कितना है? 70 अनुच्छेद है। अनुच्छेद कितना होगा? 70 हो जाएगा। ठीक है बहुत अच्छा जवाब है। बताना कि इसमें जो अंतरराष्ट्रीय न्यायालय इसमें कितना न्यायाधीश होते हैं? 15 को न्यायाधीश होते हैं। और इसका कार्यकाल कितना होता है? 9 वर्ष का। देखिए यहाँ से क्वेश्चन क्या पूछा है कि अंतरराष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीश का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 9 वर्ष का हो जाएगा। और पूछेगा न्यायाधीश कितना होता है? 15 न्यायाधीश होता है। और बताइएगा इसमें जो कितना न्यायाधीश जो है प्रत्येक 3 वर्ष में अवकाश ग्रहण करते हैं? 5 को न्यायाधीश, 5 न्यायाधीश 3 वर्ष में अवकाश ग्रहण ये कर जाते हैं। अगला क्वेश्चन बताएगा कि इसके न्यायाधीश को नियुक्ति जो होता है कौन करते हैं? महासभा द्वारा। सुनिएगा न्यायाधीश में से एगो अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष होता है। और ये कितने वर्ष के लिए चुना जाता है? ये 3 वर्ष के लिए चुना जाता है। ठीक है 3 वर्ष के लिए ही चुना जाता है। अगला क्वेश्चन बताना है कि न्यायालय जो अंतरराष्ट्रीय न्यायालय है इसके सरकारी भाषा क्या हो जाएगी इसकी? फ्रेंच एवं अंग्रेजी। और बताना है अंतरराष्ट्रीय न्यायालय कोरम की संख्या कितना है? कोरम 9 होता है। कोरम का मतलब ये होता है ना कि मिनिमम कितना सदस्य उपस्थित होगा तो वो सभा चलेगा। जैसे इसी को मिनिमम कहा जाता है। जैसे लोकसभा के लिए कितना होगा? 55 हो जाएगा। और यह अंतरराष्ट्रीय न्यायालय के लिए 9 हो जाएगा।
ठीक है, बताइए बेनेगल रामाराव जो भारतीय न्यायाधीश बने थे, किसका कार्यकाल क्या था? 52 से 53 तक, 52 से 53 तक रहे थे। बताइए संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद यानी यूएनएचआरसी का गठन कब हुआ था? सही जवाब है जून 2006 में हुआ था, जून 2006 में हुआ था। बताइए इसमें टोटल कितना सदस्य देश है? 47 गो। और बताइए एशिया से कितना देश है? 13 गो। और अफ्रीका से भी 13 देश हो जाएगा। बताइए यूरोप से कितना? पूर्वी यूरोप से 6 गो, पूर्वी यूरोप से 6 गो और पश्चिमी यूरोप से कितना है? 7 को हो जाएगा। और पता लैटिन अमेरिका एवं कैरिबिया से कितना? 8 को हो जाएगा। ठीक है, 8 को हो जाएगा। बताएगा कि इस जो है अंतरराष्ट्रीय संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद है, इसके सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष होता है? 3 वर्ष का होता है। और प्रति वर्ष जो कितना सदस्य रिटायर होता है? 1/3 सदस्य इसका रिटायर किया जाता है। तो दोस्तों लुसेंट का जो भी होमवर्क था करवा दिया गया। अब चल रहे हैं आप सभी के बीच सार संग्रह को लेकर आए हैं, जो वन लाइनर के फॉर्म दिया गया है। चलते हैं, अभी शुरू करने जा रहे हैं क्या? पॉलिटिकल साइंस। पॉलिटिकल साइंस में खतरनाक टॉपिक है। बताना केंद्र सरकार का प्रमुख कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। मजा आ रहा है ना क्लास में? अगला क्वेश्चन होता है प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करते हैं? राष्ट्रपति के द्वारा ही किया जाता है। और प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु कितना चाहिए? 25 वर्ष होना चाहिए। सही जवाब हो जाएगा। और बताइए अगर प्रधानमंत्री कहां से प्रधानमंत्री बनेंगे तो वो अविश्वास प्रस्ताव पर वोट नहीं देंगे। तो राज्यसभा, अगर कोई प्रधानमंत्री राज्यसभा से बनते हैं तो वो क्या करेंगे? वो अविश्वास प्रस्ताव जब आता है उस पर वोटिंग वो नहीं कर सकता। देखिए अविश्वास प्रस्ताव ये होता है जब विपक्ष के द्वारा लोकसभा में लाया जाता है और सत्ता पक्ष के विरुद्ध में लाया जाता है। अगर अविश्वास प्रस्ताव पारित हो गया तो पूर्ण बहुमत से अगर पारित हो तो लोकसभा क्या भंग हो जाता है और फिर से लोकसभा गठन यानी कि सरकार गिर जाती है। सही जवाब हो जाएगा। और बताइएगा कि राज्यसभा से कितना ऐसा प्रधानमंत्री बने हैं? बताइएगा 4 गो बने हैं। तो 2 का नाम बताया तो 2 आप लोग देख लीजिए। एगो इंदिरा गांधी, एगो मनमोहन सिंह। और मनमोहन सिंह वाला मेरे बिहार पुलिस में पूछा गया था तो बना दिए थे, इसको कोई दिक्कत नहीं है। अगला क्वेश्चन बताना है कि बताइए संसदीय शासन व्यवस्था में वास्तविक कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित होता है? ये वास्तविक होता है प्रधानमंत्री में। वास्तविक कार्यपालिका शक्ति किसमें होता है? प्रधानमंत्री होता है। अगला क्वेश्चन बताना है लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव प्रस्तुत करने के लिए लोकसभा सदस्यों की न्यूनतम कितनी संख्या चाहिए? 50 संख्या चाहिए। सही जवाब हो 50 संख्या। अगला क्वेश्चन बताना है भारत का प्रधानमंत्री जो किस सदन का नेता होता है? ये लोकसभा का नेता हो जाएगा। ठीक है। और बताइए भारत का प्रधानमंत्री चर्चा किस अनुच्छेद में किया गया? 75 में हो जाएगा। 75 में ही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताना 75 में ही है। अगला क्वेश्चन बताना है, देखिए क्वेश्चन बिहार पुलिस ने पूछा है, बिहार पुलिस ने दरोगा में पूछा हुआ कि प्रधानमंत्री के कर्तव्य जो है इसका चर्चा किस अनुच्छेद में है? 78 में। 78 प्रधानमंत्री क्या क्या काम होगा वो 78 में चर्चा किया गया। अगला क्वेश्चन बता दीजिएगा कि मंत्रिमंडल में कुल मंत्रियों की संख्या प्रधानमंत्री सहित लोकसभा के सदस्यों की कुल संख्या के 15% से अधिक नहीं होगा। यह प्रावधान कब किया गया? ये सही जवाब है 91वां संविधान संशोधन 2003। और दिल्ली का जो है देखिए ये जो दोनों ये विधानसभा और लोकसभा दोनों के लिए किया गया। और उसके बाद जो दिल्ली है, दिल्ली के लिए सिर्फ 10% का निर्धारण किया गया, जो ही इसी संविधान 91वां संविधान संशोधन 2003 के तहत ही किया गया। अगला क्वेश्चन बताइएगा संसद का सदस्य नहीं होते हुए कोई व्यक्ति कितना दिन तक बन सकता है प्रधानमंत्री? 6 महीने तक बन सकता है। और ये भी क्वेश्चन घुमा के पूछा गया था, कथन निष्कर्ष देख पूछा गया था। बिहार पुलिस ऐसे पूछता थोड़ा घुमा देता है खाली। अगला क्वेश्चन बताना आप सभी को है केंद्र में मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? ये लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। और अगला ध्यान दीजिए क्वेश्चन पर अच्छा सुनिएगा कि भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में यह प्रावधान किया गया है कि प्रत्येक राज्य की कार्यपालिका शक्ति इस प्रकार प्रयोग किया जाएगा जिससे संघ की कार्यपालिका शक्ति पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा। ये अनुच्छेद 257 में, अनुच्छेद 257 में कहा गया। बहुत अच्छा जवाब है। बताइएगा लाभ का पद का निर्धारण कौन करता है? लाभ पद संसद। देखिए लोकसभा संसद करता है, इधर विधानमंडल करता है। विधानमंडल देखिए लाभ का पद जो मतलब मूल रूप से सरकारी नौकरी को कहा जाता है। उसके अलावा लाभ का पद नहीं होता है, समझे? आप प्राइवेट जॉब कीजिएगा लाभ का पद नहीं हुआ, आप कुछ नहीं कमा रहे सरकार की नजर में। लाभ तभी होगा जब आप सरकारी नौकरी कीजिएगा। अगला क्वेश्चन बताना है भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में कार्यपालिका किसके अधीन होता है? ये कार्यपालिका ये विधायिका का कार्यपालिका ये विधायिका के अधीन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताना है जवाहरलाल नेहरू के कैबिनेट में पहले गृह मंत्री तथा बाद में रक्षा मंत्री कौन बना था? ये कैलाशनाथ काटजू। कैलाशनाथ काटजू हो जाएंगे। बहुत जवाब है। स्वतंत्र भारत के प्रथम वित्त मंत्री कौन थे? श्री R.K. षणमुगम शेट्टी हो जाएंगे। और पूछे गणतंत्र भारत के प्रथम वित्त मंत्री? जॉन मथाई। जॉन मथाई गणतंत्र भारत का प्रथम पूछ रहे हैं। लियाकत अली था ना अंतरिम सरकार में शायद थे लियाकत अली। ठीक है अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन की ओर बताना है आप सभी को भारत के किस प्रधानमंत्री जो है ना जो प्रधानमंत्री का विदेश में आकस्मिक निधन हो गया था? लाल बहादुर शास्त्री का आकस्मिक निधन
ताशकंद समझौता में गए थे और वो उधर ही रह के वापस नहीं आ पाए। अगला क्वेश्चन बताना है, बताइए कौन सा ऐसा प्रधानमंत्री थे जो लोकसभा में कभी अपना चरण नहीं दिए थे? ये चौधरी चरण सिंह। याद रखिए, देखिए चौधरी चरण सिंह ऐसे प्रधानमंत्री थे कभी अपना चरण कहाँ नहीं दिए, लोकसभा में अपना चरण नहीं दिए। तो चरण मतलब प्यार को ही चरण बुलाता है, इसमें यही दिया गया है कौन सा ऐसा प्रधानमंत्री जो अपना प्यार कभी नहीं दिए थे लोकसभा में। तो क्या हो जाएगा, ये चौधरी चरण सिंह हो जाएंगे। बहुत अच्छा जवाब है। बताना अगला क्वेश्चन, विधानमंडल शब्द का प्रयोग किस अनुच्छेद में किया गया? अनुच्छेद 352 के 3 में किया गया। अनुच्छेद 352 के 3 में किया गया। सही जवाब है। पता है भारत से संबंधित अधिकार दस्तावेज क्या होता है? ये श्वेत पत्र होता है, श्वेत पत्र होता है। अगला क्वेश्चन बताना है, संघीय मंत्रिमंडल का पुनर्गठन किसके प्रतिवेदन पर आधारित है? ये गोपाल स्वामी अयंगर, गोपाल स्वामी अयंगर हो जाएंगे। बहुत अच्छा जवाब है। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। बता देना अगला क्वेश्चन है कि मंत्रिपरिषद की चर्चा किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 74-75 में हो जाएगा। और ठीक है, बताएगा कि मंत्रिमंडल शब्द है ये कब जोड़ा गया? ये मंत्रिमंडल 44वां संविधान संशोधन 1978 में ही जोड़ा गया और अनुच्छेद 352 में इसको जोड़ दिया गया था। ठीक है, और मूल संविधान में ये नहीं था। तो बताइएगा अगला क्वेश्चन बताना है, मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? लोकसभा के प्रति उत्तरदायी। अब चलते हैं इन वर्ल्ड ज्योग्राफी की ओर। बताना है कि कितना सेंटीमीटर से कम वर्षा होगा तो उसको मरुस्थल घोषित कर देंगे। 25 सेंटीमीटर। अगर किसी जगह में 25 सेंटीमीटर से कम वर्षा हो रहा है तो उसको मरुस्थलीय क्षेत्र घोषित कर दिया जाता है। सही जवाब हो जाएगा। चलते हैं विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल, बताइएगा सहारा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताना है, विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या वाला मरुस्थल कौन है? थार मरुस्थल है, जो कहाँ पड़ता है? भारत में है। और एक थार गाड़ी भी होता है जो कौन सा? महिंद्रा कंपनी का थार। चलिए अब 5 डोर भी आएगा, इसको रॉक्स बोलते हैं। अगला क्वेश्चन चलते हैं। बताना है टकला मकान मरुस्थल कहाँ पे? ये चीन में हो जाएगा। और चीन के कहाँ? सिक्यांग प्रांत, चीन के सिक्यांग प्रांत में हो जाएगा। और गोबी मरुस्थल कहाँ पड़ता है? ये मंगोलिया। और मंगोलिया का राजधानी कहाँ है? उलान बटोल। उलान बटोल होता है। सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा सेरीज मरुस्थल कहाँ पे? सेरीज ये मिस्र में हो जाएगा। और ये रेंग मरुस्थल, रेग ये अल्जीरिया में, रेग अल्जीरिया में हो जाएगा। पता है दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल थार मरुस्थल हो जाएगा, जो कि भारत में पड़ता है। बताना अगला क्वेश्चन है कि इसेलबर्ग का निर्माण किस प्रक्रम के द्वारा होता है? ये पवन के द्वारा। इसेलबर्ग का निर्माण पवन के द्वारा ही हो जाएगा। सहारा मरुस्थल के कहाँ स्थित है? ये उत्तरी अफ्रीका में हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताना है कि ग्रेट सैंडी मरुस्थल ये कहाँ है? अमेरिका। ये ऑस्ट्रेलिया में हो जाएगा। सही जवाब होगा स्टुअर्ट अस्टोनी ग्रेट विक्टोरिया, ये कहाँ पड़ता है? ये भी ऑस्ट्रेलिया। और गिब्सन मरुस्थल ये भी ऑस्ट्रेलिया में होगा। चलिए बताना है अगला क्वेश्चन है, नाफूद हमद रब अल खाली मरुस्थल ये कहाँ है? ये सऊदी अरब में हो जाएगा। कालाहारी मरुस्थल कहाँ है? बोत्सवाना यानी अफ्रीका में ही हो जाएगा। बताइए कराकुम कहाँ पड़ता है? ये कराकुम ये तुर्कमेनिस्तान, तुर्कमेनिस्तान में हो जाएगा। कराकुम हो जाएगा। बता नामीब मरुस्थल नामीबिया में पड़ता है। बताना दस्त-ए-लूत एवं दस्त-ए-कबीर ये कहाँ पड़ता है? ईरान में पड़ता है। देखिए दस्त-ए-लूत पूर्वी में हो जाएगा और दस्त-ए-कबीर दक्षिणी में हो जाएगा। बताइए बता दीजिए अगला क्वेश्चन बताना है, पेंटागोनिया मरुस्थल कहाँ है? ये अर्जेंटीना में हो जाएगा। अर्जेंटीना में हो जाएगा। बताइएगा पृथ्वी पर सबसे अधिक शुष्क क्षेत्र कौन सा हो जाएगा? ये आटाकामा। आटाकामा सबसे क्या अधिक शुष्क क्षेत्र, यानी कि मरुस्थल में पूछा जाता है कि सबसे अधिक शुष्क मरुस्थल कौन होगा? आटाकामा ही हो जाएगा। जो कहाँ पड़ता है? ये चिली में पड़ता है ना। चिली अर्जेंटीना का बॉर्डर पड़ता है। बताइए अगला क्वेश्चन है, सोनोरामन मरुस्थल ये कहाँ है? सोनोरामन अमेरिका में और मैक्सिको में पड़ता है। अमेरिका और मैक्सिको में पड़ता है। बता पेंटागोनिया मरुस्थल किस प्रकार का मरुस्थल का उदाहरण है? ये शीतोष्ण कटिबंध, शीतोष्ण कटिबंध मरुस्थल हो जाएगा। बताइएगा नागफनी जो है ना किस बायोम की प्रमुख वनस्पति है? ये मरुस्थलीय बायोम की, मरुस्थलीय बायोम की हो जाएगी। सही जवाब है। बताना अगला क्वेश्चन है, स्टेपीज कहाँ था घास के मैदान को? ये मध्य एशिया पूर्वी यूरोप, मध्य एशिया और पूर्वी यूरोप में घास के मैदान क्या कहते हैं? स्टेपीज शीतोष्ण कटिबंध घास मैदान हो जाएगा। ये दक्षिण अफ्रीका में क्या कहा जाता है? वेल्ड कहा जाता है। और हंगरी में क्या कहा था इसको? पुस्ताज, पुस्ताज कहा जाता है। और पंपास कहाँ कहा था इसको? ब्राजील, अर्जेंटीना और उरुग्वे तीनों जगह कहा जाता है इसको पंपास कहा था। और बताइए कैंटरबरी ये कहाँ कहा था इसको? न्यूजीलैंड में कहा था। प्रियरी उत्तरी अमेरिका में। और डाउन्स कहाँ कहा था इसको? ऑस्ट्रेलिया में कहा था। बताइएगा उष्णकटिबंधीय घास जो है लोनास ये कहाँ अवस्थित है? लोनास वेनेजुएला में हो जाएगा। और कंपोस ये कहाँ पे है? ये ब्राजील में हो जाएगा। सवाना कहाँ पड़ता है? अफ्रीका में हो जाएगा। सवाना अफ्रीका में हो जाएगा। बताना अगला क्वेश्चन, शीतोष्ण घास मैदान जो यूरेशिया
मैदान को यूरेशिया में क्या कहा था? यूरेशिया में यानी कि यूरोप प्लस एशिया मिला के यूरेशिया बनता है, इसको एस्टेपिस कहा था इसको। और सवाना कहाँ पड़ता है? ये अफ्रीका में हो जाएगा। बताइए अगला कुछ, दक्षिण अमेरिका में वृक्ष रहित घास के मैदान को क्या कहते हैं? पम्पास कहा जाता है, वहाँ वृक्ष नहीं पाया जाता ना। बताइएगा अगला क्वेश्चन। चलिए हो गया है तो वर्ल्ड ज्योग्राफी भी खत्म कर दिया। अब चलते हैं इकोनॉमिक्स की, और इकोनॉमिक्स में भी जो दिया गया था, चलते इकोनॉमिक्स। बताइए प्रथम पंचवर्षीय योजना कार्यकाल क्या था? 1951 से 56 हो जाएगा। और प्रथम पंचवर्षीय योजना किस पर बल दिया गया था? कृषि पर बल दिया गया। पता ना दूसरी पंचवर्षीय योजना कार्यकाल 56 से 61 हो जाएगा। फिर दूसरी पंचवर्षीय योजना किस पर आधारित था? ये उद्योग पर बल दिया गया था। और किस मॉडल पर था? तो ये बीसी महालनोबिस हो जाएगा। और तृतीय पंचवर्षीय योजना कार्यकाल ये 61 से 66 होगा। और तृतीय पंचवर्षीय योजना के बाद योजना विकास कितने वर्ष का आया था? 3 वर्ष का आया था। 1966 से 1969 तक आया था। और 3 को वार्षिक योजना चला दिया गया था उस समय। बताइएगा अगला क्वेश्चन बताना, पांचवी पंचवर्षीय योजना कार्यकाल क्या रहा था? ये 1974 से 78 था। और एकमात्र पंचवर्षीय योजना था जो 1 वर्ष पहले ही खत्म हो गया था। तो कौन सा होगा? पांचवी पंचवर्षीय योजना जो 1974 से 1978 में तक चला था। अगला क्वेश्चन बताना है आप लोगों को, 7वीं पंचवर्षीय योजना कार्यकाल क्या रहा था? 85 से 90। छठी का रहा 1980 से 85। बताना है दूसरा बार योजना विकास कब आया था? 1979 से 80 दूसरा बार आया। और तीसरा बार जो आप बोले 90 से कब आया था? 92 में आया था। 1990 से 92 में आया था। बताना 8वीं पंचवर्षीय योजना कब चला था? ये 92 से 97 हो जाएगा। बताना 10वीं पंचवर्षीय योजना कार्यकाल क्या रहा था? 2002 से 7। और पूछता है कि क्या पूछता है? अच्छा, शिक्षा सर्व शिक्षा अभियान किस पंचवर्षीय में था? 10वीं पंचवर्षीय 2002 में आया था ये, ठीक है, 2002 में आया था। और देखते हैं जब सरकारी स्कूल चाहिएगा ना 2001 में आया। अगर 2001 में आया तो 10वीं पंचवर्षीय कैसे हो जाएगा? 2001 के 2 में आया। पहली बात सुनिए, इधर सुनिए, ध्यान दीजिए। 9वां पंचवर्षीय योजना 2002। चलिए छोड़िए, देख लीजिएगा, आप कंफ्यूजन है तो उसको देख लीजिएगा, इसमें दिया है 2002। अगला क्वेश्चन बताना है आप सभी को, ध्यान दीजिएगा। बताइएगा भारत में आर्थिक नियोजन की अवधि के दौरान कितना बार योजना विकास आया था? 3 बार योजना विकास ऐसा ही जवाब हो जाएगा। और बताइए अगला क्वेश्चन, महिला अंश योजना किस पंचवर्षीय योजना से प्रारंभ किया गया? ये 9वीं पंचवर्षीय योजना में। बताना अगला क्वेश्चन है कि 11वीं पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य क्या था? तीव्रतम एवं समावेशी विकास हो जाएगा। और बताइए 11वीं पंचवर्षीय योजना किस विषय वस्तु संबंधित था? ये अनिवार्य प्रारंभिक शिक्षा, अनिवार्य प्रारंभिक शिक्षा। और 12वीं पंचवर्षीय योजना कार्यकाल क्या? कार्यकाल पूछे हम 2012 से 17 तक रहा था इसका कार्यकाल। बताना इसका जो है उद्देश्य क्या होगा? मुख्य उद्देश्य तीव्रता, धारणीय एवं अधिक समावेशी विकास। देखिए 11वां में जो है ना सिर्फ तीव्रता एवं समावेशी विकास है, और 12वां में खाली अधिक लग जाता है, बात बाकी सेम है। नाबार्ड का स्थापना कब किया गया था? सही जवाब 12 जुलाई 1982 में छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान क्या गया था। और छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण 1980 में हुआ था। तो सार संग्रह को भी समाप्त कर दिया गया। अब चल रहे हैं आपसे कुछ दृष्टि का जो साइंस दिया गया था, साइंस दृष्टि को साइंस लेके आए हैं। और दृष्टि में भी आज खतरनाक टॉपिक है। चलते हैं, बताना विकृति बराबर फॉर्मूला क्या होता है? लंबाई में परिवर्तन बटे मूल लंबाई हो जाएगा। और बताइए विकृति का मात्रक क्या होता है? इसका मात्रक नहीं होता, विकृति का कोई मात्रक नहीं होता है। सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताना है, प्रत्यास्था की सीमा के अंतर्गत किसी पदार्थ पर कार्य करने वाला प्रतिबल उसमें उत्पन्न विकृति के समानुपाती होता है। किस नियम के अनुसार? ये हुक के नियम के अनुसार। किसका नियम हो जाएगा? ये हुक का नियम हो जाएगा। बताना प्रत्यास्था गुणांक का मात्रक क्या होता है? न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, या फिर इसको पास्कल भी आप कह सकते हैं। पास्कल किसका मात्रक है? ये बल का नहीं, दाब का मात्रक। बल का तो डाइन होता है ना, बल का न्यूटन होता है, सीजीएस डाइन होता है। ठीक है, गलत नहीं बोले। अगला क्वेश्चन चलते हैं, बता देना आप लोग को, बताना यंग प्रत्यास्था गुणांक बराबर क्या होता है? ठीक है, अनुदैर्घ्य की प्रकृति बटे अनुदैर्घ्य का विकृति हो जाएगा। सही है, अनुदैर्घ्य की प्रकृति बटे अनुदैर्घ्य की विकृति हो जाएगा। सही जवाब हो जाएगा। बताइए अगला क्वेश्चन, यंग प्रत्यास्था गुणांक से पदार्थ की क्या दर्शाता है? कठोरता को दर्शाता है, कठोरता को दर्शाता है। पता ना, देखिए यंग प्रत्यास्था गुणांक से पता चलता है कोई वस्तु कितना लचीला या फिर कितना कठोर है। समझ गए ना? तो चलिए बता दीजिएगा। अगला क्वेश्चन बताना है आप सभी को कि वे पदार्थ जो प्रवाहित होते हैं उसे क्या कहते हैं? उसको तरल कहते हैं, यानी तरल। और द्रव और गैस क्या है? एक तरल हो जाएगा। बताइएगा ठोस के विपरीत तरल जो है ना, ठोस और तरल में द्रव और गैस दोनों में अंतर क्या हो जाएगा? बताइएगा। देखिए द्रव और गैस में यही अंतर है। द्रव का आयतन क्या होता है? द्रव का आयतन निश्चित होता है और गैस का अनिश्चित होता है। देखिए गैस को हम जिस पात्र में रखेंगे उसका आकार वो ले लेता है, उसका आयतन कोई निश्चित नहीं होता है।
पूरा आयतन को छेक लेता है। और द्रव भी क्या है, द्रव भी आयतन का आकार ले लेता है। ठीक है, बताइए अगला क्वेश्चन बताना है आप सभी को। प्रत्येक पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है, उस कण को क्या कहते हैं? अणु कहा जाता है। अणु कहा जाता है, सुनिए ना, अणु कहते हैं। और बताइए अणुओं के बीच कार्य करने वाले बल को क्या कहते हैं? इसको अंतर आणविक बल। अणुओं के बीच लगने वाले बल को अंतर आणविक बल कहा जाता है। ऑफिस देखिए जाकर ऑफिस में। अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन को बताना आप सभी को। हाँ, अंतराणविक बल कहते हैं। बताइएगा एक ही पदार्थ के अणुओं के बीच कार्य करने वाले बल को क्या कहते हैं? ससंजक बल कहते हैं। देखिए अंतराणविक बल दो प्रकार का होता है, एक ससंजक एक असंजक। और एक ही पदार्थ के अणुओं के बीच लगे उसको ससंजक कहेंगे, और जो भिन्न भिन्न पदार्थों के बीच लगे उसको असंजक बल ही कहा जाता है। सही जवाब हो जाएगा। बताना है अगला क्वेश्चन। बताइएगा कि किस कारण से न किसी द्रव की बूंद संपर्क में मिलते ही क्या एक बड़ा बूंद बना लेता है? ससंजक बल। ससंजक बल कारण क्या एक बूंद से दूसरा मिलता है और बड़का बूंद बन जाता है। ये कौन सा बल होगा? ससंजक बल के कारण ही हो जाएगा। सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा ठोस पदार्थ एक निश्चित आकृति के होते हैं, क्योंकि ठोस पदार्थ के अणुओं के बीच ससंजक बल क्या होता है? अधिक होता है। ठीक है, अधिक होता है। और बताना है असंजक बल कार्य किसी वस्तु बर्तन आदि का जल से भीग जाना, ये किस बल का उदाहरण है? ये असंजक बल का। और ठीक है, और दो प्लेट आपस में चिपक जाता है, ये किस बल का उदाहरण है? ये ससंजक बल। ससंजक बल के बारे में चिपक, देखिए दो प्लेट है ना, पानी के कारण आपस में क्या होता है? चिपक जाता है, और उसको हटाने में थोड़ा कठिनाई पड़ता है। ये ससंजक बल कारण वो क्या होता है? ससंजक बल कारण चिपक जाता है आपस में। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। आपका अभी क्वेश्चन ले लेते हैं, बोल दिए थे। पता है ब्लैक बोर्ड पर चौक से लिखते हैं, वो कौन बल? उसमें असंजक बल काम करता है। सही जवाब हो जाएगा। और बताना है पौधे जो है ना, पौधे के उत्तक तथा जल के अणुओं के बीच कौन सा बल काम करता है? इसके में बीच में असंजक बल ही कार्य करता है। ठीक है, असंजक बल ही कार्य करता है। बताइए अगला क्वेश्चन बताना है। बताइए किसी भी द्रव के अणुओं में ससंजक बल होने के कारण उसका स्वतंत्र पृष्ठ तनी हुई झिल्ली की तरह कार्य करता है। अतः द्रव का पृष्ठ बाह्य पृष्ठ सदैव तनाव की स्थिति में हो जाता है। और बताइएगा उसमें संकुचन होने अपना बाह्य पृष्ठ क्षेत्रफल कम से कम करने की प्रवृत्ति होती है। इस प्रवृत्ति को क्या कहते हैं? इसको पृष्ठ तनाव कहते हैं। ठीक है, इसको पृष्ठ तनाव। बताइए पृष्ठ तनाव बराबर क्या होता है? F/L होता है, यानी बल बटे लंबाई। क्षेत्रफल लंबाई होगा, लंबाई हो जाएगा। चलिए बताना आप सभी को बता देना है कि बताइएगा किसी द्रव जो है ना, किसी द्रव का पृष्ठ तनाव उस कार्य के बराबर होता है जो नियत ताप पर उस द्रव के मुक्त पृष्ठ क्षेत्रफल के कितना वृद्धि करता है। वो कितना वृद्धि कर दे? 1 मीटर स्क्वायर। 1 मीटर स्क्वायर वृद्धि कर दे। बताना पृष्ठ तनाव को जो है ना मात्रक क्या हो जाएगा? न्यूटन प्रति मीटर या जूल प्रति मीटर स्क्वायर। न्यूटन प्रति मीटर या जूल प्रति मीटर स्क्वायर हो जाएगा। और पता है द्रव का ताप बढ़ाने पर पृष्ठ तनाव क्या होगा? घट जाता है। ठीक है, घट जाता है। अगला क्वेश्चन बताना है कि पृष्ठ जो है ना, पृष्ठ सिकुड़कर न्यूनतम क्षेत्र में रहने का प्रयास करता है, यही प्रवृत्ति क्या कहलाता है? पृष्ठ तनाव कहलाता है। देखिए पृष्ठ तनाव जो न्यूनतम छोटा छोटा जगह प्राप्त करने का कोशिश करता है पृष्ठ तनाव। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन। पृष्ठ तनाव कुछ घटनाएं के बारे में पढ़ेंगे। अभी बताना है कि साबुन अथवा डिटर्जेंट अगर जल में मिलाते हैं तो पृष्ठ तनाव क्या होगा? कम हो जाएगा। देखिए जब भी हम कपड़ा धोने के लिए डिटर्जेंट मिलाते हैं जल में तो क्या करता है? पृष्ठ तनाव को कम कर देता है। और पृष्ठ तनाव कम होने से क्या होता है? पानी का पतला हो जाता है, पृष्ठ तनाव कम होता है। और वो पानी जो है, पानी जो क्या बोले, डिटर्जेंट जो है कपड़ा के अंतिम छोटा सा छिद्र तक पहुंच जाता है और कपड़े को क्या कहता है? अच्छे तरीका से वो साफ कर देता है। सही जवाब हो जाएगा। इसमें शुद्ध जल जो है ना, ठीक है, देखिए वहां पे जब डिटर्जेंट डाल जहां पर शुद्ध जल नहीं पहुंच सकता वहां तक ये पहुंच जाता है, ये कहना था। अगला क्वेश्चन बताना है यदि घोल को थोड़ा गर्म कर दिया जाता है तो पृष्ठ तनाव क्या होगा? और कम हो जाएगा। देखिए अगर अभी गर्मी जब कभी कपड़ा मोटा कपड़ा धोना होता है तो गर्म पानी में सर्फ डालते हैं तो क्या होता है? पृष्ठ तनाव को और कम करेगा और कपड़ा और अच्छा से साफ होता है। सही जवाब हो जाएगा। पता है पतली सुई जो किस कारण से पानी पर तैरता है? ये पृष्ठ तनाव के कारण ही पानी पर क्या होता है? तैरते रहता है। सही जवाब हो जाएगा। बताइए अगला क्वेश्चन है साधारण जल की अपेक्षा साबुन के घोल से अधिक बड़े बुलबुला बन जाना, ये किसका कारण है? ये भी पृष्ठ तनाव के कारण ही हो जाएगा। सही जवाब हो जाएगा। बताइए पारे की जो है छोटी छोटी बूंद जो है ना किस कारण से गोलाकार होती है? ये भी पृष्ठ तनाव के कारण से गोलाकार होती है। बताइए वर्षा का बूंद जो गोल होता है ये भी पृष्ठ तनाव के कारण ही गोल हो जाएगी। सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा जो है ना केश नली में द्रव के ऊपर चढ़ने अथवा नीचे उतरने की घटना क्या कहते हैं? इसको केशिकत्व कहा जाता है। और बताइएगा अगला क्वेश्चन ऐसी नली जिसका छिद्र बहुत बारीक होती है उसको क्या कहते हैं? उसको केश नली कहते हैं, उसे केश नली कहा जाता है। तो फिजिक्स का होमवर्क समाप्त कर दिया गया। अब चल रहे हैं हम लोग बायोलॉजी की ओर।
बताना है, कल पढ़े थे छोटी आंत के बारे में, आज पढ़ेंगे बड़ी बड़ी आंत के बारे में। बताना है बड़ी आंत का कितना भाग होता है? 3 गो भाग होता है। और तीनों भाग कौन कौन हो जाएगा? कोलोन है, सीकम, रेक्टम एवं कोलन। सीकम, रेक्टम एवं कोलम हो जाएगा। और छोटी आंत का भी 3 गो भाग था, कौन कौन? डेडुलम, जेजुलम और इलियम हो जाएगा। डेडुलम, जेजुलम और इलियम था जो छोटी आंत का भाग था। चलते हैं, बताना है आप। और बड़ी आंत का 3 भाग है, सीकम, रेक्टम और कोलन। सीकम, रेक्टम एवं कोलम। देखिए क्रम से याद रखिए, कभी कभी क्रम में पूछ देता है, समझ गए ना? इसको भी क्रम से याद करना पड़ेगा। इधर उधर से याद कीजिए अल्टर तो दिक्कत हो जाएगा, इसलिए सीकम, रेक्टम और कोलम याद रखिए। चलते हैं, अगला क्वेश्चन बताना है। मनुष्य के सीकम में एक मुड़ी और कुंडलित लगभग 2 इंच की लंबी जो रचना पाई, उसे क्या कहते हैं? उसको अपेंडिक्स कहा जाता है। और अपेंडिक्स कैसा अंग है? ये अवशेषीय अंग। देखिए अपेंडिक्स का जो काम था ना, पहले का समय में जो था, जो मानव था वो कच्चा मांस को खाता था, और कच्चा मांस पचाने में अपेंडिक्स काम करता है। और अभी के समय में लोग क्या करता है? मांस पका खाते हैं, तो अपेंडिक्स का कोई काम ही नहीं है, तो इसलिए अपेंडिक्स को अवशेषीय अंग घोषित कर दिया गया। और पता ना मानव शरीर अवशेषीय अंग की संख्या कितना है? लगभग 100 से भी अधिक होगा, 100 माना था लगभग में। चलिए ठीक है, अगला क्वेश्चन बताना है। बताइए बड़ी आंत का क्या काम होता है? देखिए बड़ी आंत का 2 काम होता है, जल का अवशोषण करना होता है, और दूसरा काम है पच्चे हुए भोजन कुछ समय तक अपने में स्टोर रखना। रात भर स्टोर रखता है, सुबह तो बस आप लोग को पता है। अगला क्वेश्चन चलते हैं, ठीक है। मलाशय जो है छोटे बड़ी आंत के भाग में आता है, उसी को जो है ना अंतिम वाला भाग। ठीक है, चलते हैं, अगला क्वेश्चन बताना है कि मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी हो जाएगी? यकृत हो जाएगी। सही जवाब। यकृत से किसका स्रावन होता है? पीत का स्रावन होता है। और पीत जाकर जमा कहाँ होता है? पित्ताशय में, और इसको इंग्लिश में बाइल जूस भी कहते हैं। सही जवाब हो जाएगा। और बताइए विटामिन ए, विटामिन ए कहाँ संचित होता है? ये यकृत में ही संचित होता है। बताइए अगला क्वेश्चन है, जो ग्लूकोज को ग्लाइकोजन के रूप में कौन संचित रखता है? यकृत। देखिए यकृत में जो है ना ग्लूकोज ग्लाइकोजन के रूप में संचित होता है, और जब कभी एकाएक ऊर्जा का आवश्यक होता है तो यही यकृत जो है ना ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में फिर बदल देता है और आपको ऊर्जा प्रदान कर देता है। देखते होंगे जब दौड़ते होंगे देखा है कभी कभी ऊर्जा लगता है, तो यही सब प्रक्रिया कार्य मिलता है। चलते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। बताना है, अगला क्वेश्चन बता देना है, बता दीजिएगा। क्वेश्चन है कि लंबे समय तक शराब का सेवन हेपेटाइटिस बी एवं सी संक्रामक विषाक्तता धातुओं आदि कारण जो है कौन सा रोग होता है? यकृत सिरोसिस। यकृत सिरोसिस नामक रोग होता है। चलिए बताना अगला क्वेश्चन, बाइल जूस या यूरिया का संश्लेषण कहाँ होता है? यह यकृत में होता है। और कार्बनिक पदार्थों का संग्रहण कौन करता है? यकृत के द्वारा ही किया जाता है। बताइएगा अगला क्वेश्चन, हेपेरिन का स्रावन कहाँ से होता है? यह भी यकृत से ही होता है। बताइए लाल रक्त कणिकाओं के निर्माण के लिए आयरन को स्टोर करके कौन रखता है? यकृत ही आयरन को स्टोर करता है। और यकृत का आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है? अस्थि मज्जा में होता है। और जब भ्रूण अवस्था में आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है? यकृत में हो जाता है, यकृत में ही होता है। ध्यान रखिएगा सही से। बताइए अग्नाशय का आकार कैसा होता है? यू आकार। अंग्रेजी वर्णमाला कैपिटल यू के आकार। कैसा होता है? कैपिटल यू के आकार का होता है। सही जवाब हो जाएगा। बताइए मिश्रित ग्रंथि किसे कहा था? अग्नाशय को ही कहते हैं, क्योंकि बाह्यस्रावी और अंतःस्रावी दोनों का काम करता है। और बताइए अगला क्वेश्चन है कि बाह्यस्रावी में जो है ना ये किसका क्या निकलता है इसमें? ये एंजाइम। और ये कैसा बाह्यस्रावी भाग कैसा होता है? ये क्षारीय प्रकृति का, क्षारीय हो जाएगा। और ये एंजाइम होता है, इस एंजाइम निकलता है। और बताइए अंतःस्रावी भाग से क्या निकलता है इसमें? हार्मोन और इंसुलिन एवं और ग्लूकागॉन। इंसुलिन एवं ग्लूकागॉन नामक हार्मोन निकलते हैं। ठीक है, बताइएगा ट्रिप्सिन जो है, ट्रिप्सिन एंजाइम ये कहां से स्रावित होता है? ये अग्नाशय से स्रावित होता है। और ट्रिप्सिन जो किसको अमीनो अम्ल बदलता है? ये प्रोटीन को। कई बार क्वेश्चन पूछा है प्रोटीन को अमीनो अम्ल कौन बदलता है? ट्रिप्सिन नामक एंजाइम के द्वारा बदल दिया जाता है। अगला क्वेश्चन बताना है, मनुष्य का श्वसन तंत्र में कितना अंग होता है, कितना भाग होता है? मुख्य रूप से 5 को आता है श्वसन में। नाक हो गया, ग्रसनी हो गया, स्वर तंत्र हो गया, श्वास नली हो गया और फेफड़ा हो जाएगा। ये सभी क्या होगा? ये श्वसन तंत्र का ही भाग हो जाएगा। सही जवाब हो जाएगा। बताना अगला क्वेश्चन है, श्वसन मार्ग का प्रथम अंग क्या कहलाता है? नाक। मुख को नहीं लीजिए, मुख होता है आहार नाल में आता है, श्वसन नाल में नाक आएगा, श्वसन नाल में नाक हो जाएगा। और बताइएगा पाचन एवं श्वसन तंत्र दोनों के अंतर्गत कौन आता है? ग्रसनी आता है। ग्रसनी जो पाचन एवं श्वसन तंत्र दोनों के अंतर्गत ही आता है। सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताना, फटाफट जवाब दीजिएगा, बताइएगा। चलते हैं अगला क्वेश्चन, बताइएगा वक्ष गुहा के दोनों तरफ एक स्पंजी गुलाबी लगभग शंकु आकार क्या होता है? फेफड़ा रहता है। फेफड़ा रहता है। सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा कि फेफड़ा के संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई किसे कहा जाता है? वायु कोश को। वायु कोश को ही कहा जाता है। सही जवाब होता है। प्रत्येक जो है ना श्वास नली फेफड़ा में पहुंचकर किस में पड़ जाती है? श्वास नलिकाओं में पड़ जाती है, श्वास नलिकाओं। और बताइए श्वास नली का अंतिम छोर को क्या कहते हैं? वायु कोश कहा जाता है। वायु कोश ही कहा जाता है। बताइए हृदय फेफड़ा के बाएं अवतली खांचे को क्या कहते हैं?
हृदय खांचा कहा था इसको, हृदय खा, उसी में हृदय स्थित रहता है। बोले फेफड़ा तक जो है ना अशुद्ध रक्त किसके द्वारा लाया जाता है? ये फफ्फुस धमनी के द्वारा, फफ्फुस धमनी के द्वारा लाया जाता है। और ये मानव जो है ना, यह मानव शरीर की एकमात्र धमनी है जिससे क्या होती है? अशुद्ध रक्त बहती है। और बता फेफड़े द्वारा शुद्ध रक्त, फेफड़े द्वारा शुद्ध किया रक्त जो है ना, ये किसके द्वारा लिया जाता है? ये फुफ्फुस शिरा तक कहाँ लिया जाता है? दाएं आलिंद तक लिया जाता है। और दाएं आलिंद उसके बाद कहाँ भेजता है इसको? दायां नहीं बाएं आलिंद में जाता है। ये समझे, इधर बायां होता है ना, बायां। देखिए शुद्ध रक्त जो पहले बायां आलिंद में आता है, और बायां आलिंद के बाद ये बायां नीला में जाता है। और बायां नीला क्या करता है? इसको पंप मारता है, रक्त को पंप मार के पूरे शरीर में फैला देता है। पंप मारना काम कौन करता है? बायां नीला के द्वारा किया जाता है। और दायां आलिंद उसमें अशुद्ध रक्त आता है। कौन सा रक्त? अशुद्ध रक्त आता है। ठीक है, सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा कि किसकी उपस्थिति जो है स्तनधारियों का मूलभूत लक्षण हो जाएगा? डायफ्राम का। और डायफ्राम जो हमें सांस लेने में मदद करता है, जो फेफड़ा को ऊपर नीचे करने में डायफ्राम के द्वारा ही किया जाता है। अगला क्वेश्चन बताना, शोषण एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया जिसमें क्या उत्पन्न होता है? ये ऊर्जा का उत्पादन, ऊर्जा का उत्पादन होता है। बताइए इस प्रक्रिया, शोषण के प्रक्रिया में जो है ना प्रक्रिया सामान्यतः किसको जो है ना ऑक्सीजन की उपस्थिति में ऑक्सीकरण होता है? किसकी होता है? ये ग्लूकोज का ऑक्सीकरण होता है, ग्लूकोज का ऑक्सीकरण होता है। और ये ऊर्जा विमुक्त होता है। सही जवाब हो जाए। बताइएगा कोशिका का ईंधन किसे कहा गया? ग्लूकोज को कहा गया, ग्लूकोज को कहा गया। बताइएगा शोषण क्रिया में समीकरण बताइए क्या होगा? शोषण क्रिया का समीकरण देखिए हिंदी में बता देते हैं, सुन लीजिएगा। ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन, फिर वो तीर बनेगा, उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड, जल और ऊर्जा, जल प्लस ऊर्जा सभी आ जाएगा। और सूर्य के ऊपर ये शोषण हुआ प्रकाश संश्लेषण माता बोला, इसमें नहीं आएगा शोषण हुआ। बताइएगा वातावरण द्वारा जो मतलब ऑक्सीजन कितना परसेंट लिया जाता है? 21%। शोषण में 21% ऑक्सीजन को लिया जाता है। और लेकिन छोड़ता कितना परसेंट ऑक्सीजन है? 16%। यानी कि कितना परसेंट यूज कर लेते हैं हम लोग? 5% का यूज कर लेते हैं। और कार्बन डाइऑक्साइड कितना लेते हैं हम लोग? 0.03। देखिए जो तत्व जितना है उतना ही लेते हैं, मतलब जो गैस। और छोड़ते कितना कार्बन को? 4% लगभग 3.6% छोड़ते हैं। 4% बराबर हो जाएगा, 3.6% लगभग छोड़ दिया जाता है। किसके द्वारा? सांस नली के द्वारा। अगला क्वेश्चन बता दीजिए, फटाफट जवाब दीजिएगा। श्वसन दर प्रति मिनट वयस्क मनुष्य में कितना होता है? 12 से 15 बार। 12 से 15 बार। और शिशुओं में कितना होता है? शिशुओं में 44 बार हो जाएगा। सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बता देना है, हीमोग्लोबिन जो ऑक्सीजन के साथ मिलकर एक अस्थायी यौगिक बनाता है, उसे क्या कहते हैं? ऑक्सी हेमोग्लोबिन, ऑक्सी हेमोग्लोबिन कहा जाता है। बताइएगा कि डीऑक्सीजिनेट हेमोग्लोबिन का रंग कैसा होता है? बैगनी होता है। और जबकि ऑक्सी हेमोग्लोबिन का रंग ये चमकीला चमकदार लाल हो जाएगा, चमकदार लाल हो, यानी कि शुद्ध रक्त का रंग कैसा होता है? लाल होता है। और अशुद्ध रक्त का रंग बैगनी हो जाएगा। ठीक है, जब ऑक्सीजन मिलता है ना रक्त में तभी उसको शुद्ध माना जाता है। अगला क्वेश्चन बताना है, एक समान व्यक्ति में हेमोग्लोबिन की मात्रा औसतन कितना होता है? 15 ग्राम प्रति 100 ml। 15 ग्राम प्रति 100 ml हेमोग्लोबिन की मात्रा हो जाएगी। सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताना है, कार्बन मोनोऑक्साइड जो है, ये कार्बन मोनोऑक्साइड कैसा गैस है? ये अत्यंत जहरीली गैस हो जाएगा। और बताना कार्बन मोनोऑक्साइड जो है इसमें जो ऑक्सीजन से कितना गुना अधिक पाया जाता है? ये 250 गुना अधिक होता है। आकर्षण मतलब हेमोग्लोबिन को है ना आकर्षण करने का क्षमता होता है। ठीक है, सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइएगा, ऊंचाई एवं ऊंचाई पर जाने पर श्वसन में क्या होगा? कम, ऑक्सीजन में कमी होगा और श्वसन तेज हो जाएगा, श्वसन दर तेज हो जाता है। ठीक है, सही। और इसको क्या कहते हैं? इसको हाइपोक्सिया कहा जाता है। ऑक्सीजन कमी को ही हाइपोक्सिया कहा जाता है। रक्त में ऑक्सीजन जब कमी होगा उसको हाइपोक्सिया कहते हैं। ठीक है, बता दीजिएगा। अगला क्वेश्चन बताना है, रक्त में जब ऑक्सीजन की सांद्रता में कमी आती है तो श्वसन गति में क्या होता है? बढ़ जाता है। जब आपको ऑक्सीजन कम मिले तो आप एसपी से सांस जल्दी सांस लेने का प्रयास कीजिएगा। सही होगा। चलते हैं, बताइएगा रक्त परिसंचरण तंत्र का खोज कौन किया था? ये विलियम हार्वे के द्वारा ही किया गया था। सही जवाब हो जाएगा। बताइए रक्त को शुद्ध कौन करता है? ये किडनी के द्वारा ही किया था। ठीक है, किडनी के द्वारा करता है और हृदय भी करता है, उसको बताना है। अगला क्वेश्चन चलते हैं। ठीक है, बताइए अगला क्वेश्चन है कि हृदय का आकार कैसा होता है? बंड मुट्ठी की तरह होता है। और बताइएगा हृदय दोहरी झिल्ली से घिरा होता है, उसे क्या कहते हैं? पेरिकार्डियम कहते हैं। मानव का हृदय कितने चैम्बर का होता है? 4 चैम्बर के। इसमें 2 आलिंद और 2 नीला हो जाएगा। सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा अगला क्वेश्चन बताना है कि हृदय का भार कितना होता है? 300 ग्राम होता है। प्रति मिनट हृदय कितना बार धड़कता है? 70 से 80 बार धड़कता है। और बच्चा में 70 से 90 नहीं बच्चा में नहीं दिया,
बच्चा में जो है ना अधिक बात रखता है, लेकिन ध्यान रखिए इसमें दिया हुआ। अगला क्वेश्चन बताना है कि एक वयस्क मनुष्य का रक्तचाप कितना होता है? 120/80 120/80 होता है। हृदय धड़कन का नियंत्रण करने के लिए आवश्यक तत्व क्या हो जाएगा? पोटेशियम हो जाएगा, ठीक है, पोटेशियम। और बताइए हृदय जो है ना कब जो है ना आराम करता है? दो धड़कन के बीच, दो स्थान है, दो धड़कन के बीच, दो धड़कन के बीच। बताइएगा जो धड़कन को क्या कहते हैं? जब एक बार लब डब कहा जाता है, ठीक है, लब डब कहते हैं उसको, हृदय का आवाज लब डब करता है, डायस्टोलिक। हाँ ठीक है, बता दीजिए। अगला क्वेश्चन है कि रोमैटिक हृदय रोग का इलाज किसके मदद से किया जाता है? इसको एस्पिरिन की मदद से किया जाता है। पता हृदय गति को कौन दर्शाता है? हृदय गति को ईसीजी, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम के द्वारा। और एक क्वेश्चन देखिए कई बार पूछा हुआ है कि हृदय घात का लक्षण क्या हो जाएगा? इसमें एक ऑप्शन देता है, इसमें ऑप्शन, ठीक है, देखिए इसका लक्षण होगा सीने में दर्द, तेज दर्द होना, तेज पसीना आना, जी मिचलाना, उसका बाह में दर्द एवं झंझनाहट। और एक चौथा ऑप्शन देगा कि टांग में दर्द होना। यही ऑप्शन होगा है सर। इसमें पूछा हुआ है कि मतलब हृदय घात का लक्षण नहीं है, इसमें देगा टांग में दर्द होना। ये टांग में दर्द नहीं होता, यही ऑप्शन देता है, देख लीजिएगा। तो चलते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। नहीं देखे थे ऑप्शन ऐसा था। तो जो भी होमवर्क दिया गया था साइंस में भी समाप्त कर दिया गया। लास्ट टॉपिक आप लोग के बीच में लाते हैं जो एसपीडी का रह गया, 5 मिनट में इसको भी खत्म करने का प्रयास करेंगे। चलते हैं अगला क्वेश्चन की। बताइएगा पीतल किसका मिश्र धातु है? तांबा और जस्ता। तांबा और जस्ता का मिश्र धातु पीतल हो जाएगा। और कांसा किसका है? ये तांबा और टीन का मिश्र धातु। बताइए स्टील किसका मिश्र धातु है? स्टील लोहा कार्बन, लोहा और कार्बन, स्टील लोहा कार्बन होगा। बताइएगा डस्ट धातु किसका मिश्र धातु? डच तांबा जस्ता। और बेल धातु तांबा टीन का हो जाएगा। गन मेटल किसका बना हुआ है? ठीक है, तांबा टीन जस्ता, तांबा जस्ता टीन भी याद रख सकते हैं, CuZnSn भी याद रखिए शॉर्ट नेम में। अगला क्वेश्चन बताना है कि जर्मन सिल्वर किसका मिश्र धातु है? तांबा जस्ता निकेल हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। बताइए मुद्रा धातु किसका बना होता है? तांबा टीन और फास्फोरस, तांबा टीन और फास्फोरस का बना होता है। बताइए सोल्डर किसका मिश्र धातु है? लेड तांबा, लेड और तांबा लेड सीसा ही हो जाएगा, ठीक है। बताइए कृत्रिम सोना किसका मिश्र धातु है? तांबा और एल्यूमिनियम का हो जाएगा, कृत्रिम सोना कहा जाता है, सही जवाब हो जाएगा। और बताइए रोल्ड गोल्ड, ये भी कॉपर और एल्यूमिनियम का ही हो जाएगा। बताइएगा नाइक्रोम, ये किसका मिश्र धातु है? बहुत है, लोहा निकेल क्रोमियम मैग्नीज, ये सभी हो जाएगा। जंगरोधी इस्पात किसका मिश्रण होगा? लोहा क्रोमियम निकेल और कार्बन, लोहा क्रोमियम निकेल और कार्बन हो जाएगा। बताइए बुट्स धातु किसका मिश्र धातु है? सीसा, बिस्मथ, टीन और कैडमियम, सीसा, बिस्मथ, टीन एवं कैडमियम। बताइए साधारण नमक का व्यापारिक नाम क्या हो जाएगा? सोडियम क्लोराइड होगा, ठीक है, सोडियम क्लोराइड हो जाएगा। इसका सूत्र क्या होगा? NaCl। बताइए धोमन सोडा का व्यापारिक नाम सोडियम कार्बोनेट होगा, सोडियम कार्बोनेट होगा। Na2CO3 10H2O हो जाएगा, सही जवाब। बताइएगा बैंकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या होगा? सोडियम NaHCO3, सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताना, खटाक से जवाब दीजिएगा। विरंजक चूर्ण का रासायनिक नाम क्या होगा? ब्लीचिंग पाउडर होगा, ठीक है। हाँ ठीक है। बताइएगा चूने का पानी का नाम क्या होगा? व्यापारिक नाम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होगा। बताइए सोडा का व्यापारिक नाम, सोडा का पोटेशियम नाइट्रेट होगा। लॉफिंग गैस का नाम क्या होगा? N2 नाइट्रस ऑक्साइड होगा। और शुष्क बर्फ किसे कहा जाता है? ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को, ठीक है, सही जवाब हो जाएगा। बताइए बिना बुझा हुआ चूना का क्या नाम क्या होगा? कैल्शियम ऑक्साइड हो जाएगा, ठीक है। चौक का क्या होगा? कैल्शियम कार्बोनेट हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताना है चूने का पत्थर का नाम क्या होगा? कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 हो जाएगा। सिरका का क्या होगा व्यापारिक नाम? एसिटिक अम्ल हो जाएगा, ठीक है। और मार्स गैस का मीथेन होगा, ठीक है। बताना यूरिया का क्या हो जाएगा? कार्बामाइड नाम Na2CONH2 होगा, ठीक है। NH3 होगा लास्ट में, Na2 होना चाहिए, 3 दिया है, 2 होगा। NH2CONH2 दोनों लास्ट में NH2 आता है। बताइए मिक क्या होगा? मिक का मिथाइल आइसोसाइनेट होगा। और जल गैस का क्या होगा? जल गैस का कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस हो जाएगा। और एक प्रोड्यूसर गैस कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रोजन गैस हो जाएगा। तो दोस्तों जब भी बन रहा था खत्म करवा दिया गया। अब चलने आपसे कुछ करंट को लेके आए हैं, करंट की ओर चलते हैं। बताना है अगला क्वेश्चन, करंट से जवाब दीजिएगा फटाफट के। किस अभी हाल ही में किस राज्य सरकार 25 की बात है, किस राज्य सरकार ने अग्निवीर को 20% दिया? ये उत्तर प्रदेश द्वारा ही दिया गया। बताइए किस राज्य में, ठीक है, किस राज्य कुमराम भीम को नया बाघ संरक्षण हो गया? ये तेलंगाना को किया गया, सही जवाब हो जाएगा। बताना अगला क्वेश्चन है
भारत किस देश के साथ जो है ना, किस देश के साथ मिलकर पहला ध्रुवीय अनुसंधान पोत बनाएगा? ये नॉर्वे के साथ हो जाएगा। खीर भवानी मेला का आयोजन कहाँ किया है? जम्मू कश्मीर किया गया। बताएगा नॉर्वे शतरंज क्लासिफाइड टूर्नामेंट किसने जीता है? ये डी गुकेश द्वारा जीत लिया गया। सही जवाब है। बताना अगला क्वेश्चन, बता दीजिए। अगला क्वेश्चन है, जारी दुनिया के टॉप 10 स्टार्टअप शहरों की सूची में कौन सी पर है? सैन फ्रांसिस्को हो जाएगा। बहुत अच्छा जवाब है। बताइएगा अगला क्वेश्चन बताना है आप सभी को है, स्पेनिश ग्रैंड प्रिक्स 2025 कौन जीता है? ये ऑस्कर पिया की स्त्री जीत ली है। अगला क्वेश्चन बताना है कि मैसेजिंग प्लेटफॉर्म एक्स चैट कौन लॉन्च किया है? एलन मस्क द्वारा लॉन्च किया गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन बता दीजिएगा, जारी जहां जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2025 से भारत को कौन सा स्थान मिला? 10वां स्थान मिल चुका है। अच्छा जवाब है। बताइए अगला क्वेश्चन बताना है, किस राज्य का मेनार एवं खिचड़ जो है ना रामसर साइट घोषित किया गया है? राजस्थान का हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन बता दीजिएगा, ये राजा खास गांव पहला सौर मंडल गांव घोषित किया गया, कहाँ है ये हिमाचल प्रदेश में ही पड़ता है। सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा अगला क्वेश्चन बताना है कि बता दीजिएगा अगला क्वेश्चन है, ये दिल्ली में चौथे भारत मध्य एशिया संवाद 2025 की मेजबानी कौन करेगा? ये एस जयशंकर के द्वारा ही किया जा रहा है। सही जवाब है। बताना है अगला क्वेश्चन जवाब दीजिएगा, किस राज्य में ग्रेट फ्लेमिंगो अभ्यारण्य स्थापित किया गया? ये तमिलनाडु में हो जाएगा। तमिलनाडु का हो जाएगा। अगला क्वेश्चन जवाब दीजिएगा, कौन सा भारत की पहली महिला राज्यपाल की सहायक उपायुक्त बनी है? ये मनीषा पाठी नहीं, पाठी हो जाएगी। अगला क्वेश्चन जवाब दीजिएगा कि किस भारतीय क्रिकेटर को आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया? MS धोनी को शामिल किया गया। सही जवाब बताइए, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने विक्रम और ऊर्जा परियोजना का उद्घाटन किया? ये बिहार का हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताना है कि पोषण पोया उत्सव कहाँ मनाया गया? ये श्रीलंका में ही मनाया गया। सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र महासभा ने किस वर्ष को अंतर्राष्ट्रीय महिला वर्ष घोषित किया? ये 2026 को किया गया। सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन जवाब देना है, भारत का पहला अंडर वाटर म्यूजियम और आर्टिफिशियल कोरल रीफ किस राज्य में लॉन्च किया है? ये महाराष्ट्र के द्वारा लॉन्च किया। महाराष्ट्र के द्वारा मतलब चर्चा में रहा जाए ना, फुएगो ज्वालामुखी किस देश में है? ये ग्वाटेमाला में हो जाएगा। सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताए, ग्लोबल जेंडर गैप जो है इसमें पहला स्थान किसका है? आइसलैंड का हो जाएगा। और भारत का स्थान 131वां हो जाएगा। और आज का अंतिम सवाल बताना है करंट का। बताया वित्तीय स्थिरता और विकास परिषद के 29वां बैठक कहाँ हुई है? ये मुंबई में हुआ। सही जवाब हो जाएगा, मुंबई में हो जाएगा। तो आज क्लास कैसा रहा दोस्तों, बताने का प्रयास जरूर कीजिएगा। जो भी होमवर्क दिया गया, होमवर्क को समाप्त कर दिया गया। कल के लिए आप सभी को एक होमवर्क दिया जा रहा है, इसका जवाब आप लोग कमेंट माध्यम से कीजिएगा। क्वेश्चन है, स्कंद गुप्त की मृत्यु कब हुई थी? क्वेश्चन फिर सुनिएगा, स्कंद गुप्त की मृत्यु कब हुआ था? इसका जवाब आप लोग कमेंट में कीजिएगा। क्लास कैसा लगा जरूर कमेंट कर दीजिएगा और लाइक भी कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक जय हिंद जय भारत।